हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं सॉल्व करूंगा आपके लिए यूकेपीएससी ए का यूकेपीएससी ए सिविल का सेकंड पार्ट। पहला वाला पार्ट मैंने कल सॉल्व किया था और उसके दोनों ही पार्ट में डाल चुका हूँ। यूकेपीएससी सिविल फर्स्ट पेपर के दोनों ही पार्ट मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उसे देख सकते हैं। बहुत काफ़ी लोगों ने उसे देखा है, बट आपसे फिर से वही शिकायत है मेरी। कुछ लोगों ने तो सब्सक्राइब कर दिया है, थोड़े से मेरे सब्सक्राइबर बढ़े हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ यू सॉल्यूशन देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए सॉल्यूशन बनाया है, विद हैंड रिटन सॉल्यूशन बनाया है। तो इतना तो आप इतना मॉरल तो आपको होना ही चाहिए कि एटलीस्ट सब्सक्राइब तो चैनल कर ही दें मेरा, ओके। और लाइक भी जरूर करें। आप जनरली लाइक नहीं कर रहे हैं, अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो वीडियो आगे प्रोपोगेट नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ लाइक भी जरूर कीजिएगा, ओके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करता हूँ मैं। सिविल सेकंड, तो पहला क्वेश्चन देखिए। टू ट्रैक्स ऑफ सेम गेज क्रॉसेस ईच अदर क्रिएटिंग टू एक्यूट क्रॉसिंग एंड टू ऑब्ट्यूज क्रॉसिंग, द टाइप ऑफ क्रॉसिंग वुड बी। डायमंड क्रॉसिंग होगी। देखो क्या कहना चाह रहा है, एक क्रॉसिंग ऐसी है और एक क्रॉसिंग आपकी एक आपकी रेल की जो पटरियां हैं ऐसी है, दूसरी पटरी ऐसी है। तो ये वाला एंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। और जो ये वाला एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये एक्यूट एंगल होता है, जिसे जो 90 डिग्री से कम होता है। तो इस तरह की फॉर्मेशन आपको कहाँ देखने को मिलती है, डायमंड क्रॉसिंग में देखने को मिलती है। ये भी जान लें आप, डायमंड क्रॉसिंग जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इंडिया में एक ही जगह है, नागपुर, है ना। ये भी आपको याद होना चाहिए। एनीवे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। द वेट ऑफ ए ट्रेन इज 1200 टन, द ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, द रेजिस्टेंस ड्यू टू वेव एक्शन। देखो रेजिस्टेंस ड्यू टू वेव एक्शन या ट्रेन रेजिस्टेंस से मतलब है यहाँ पर। ट्रेन रेजिस्टेंस तीन तरह के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जिस ट्रेन रेजिस्टेंस की बात हो रही है, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ। कौन से वाले रेजिस्टेंस की बात हो रही है, ये वाली रेजिस्टेंस की बात हो रही है। रेजिस्टेंस ड्यू टू वेव एक्शन होता है 0.00008 कैपिटल डब्ल्यू इंटू वी। कैपिटल डब्ल्यू आपका वेट ऑफ ट्रेन है टन में, जो भी आपका, ठीक है। और वी इसकी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। तो वैल्यू रखेंगे और आपका 7.68 टन निकल के आ जाएगा। तो आंसर 7.68 टन हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स 7.68 टन। 7.68 ही आया, हाँ 7.68। ये वाला आंसर इसका सही होगा। यहाँ डायमंड क्रॉसिंग होगी। इसके बाद नेक्स्ट, वैगन आर पुश टू समिट विद द हेल्प ऑफ लोकोमोटिव एंड देन स्लाइड्स डाउन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, द टाइप ऑफ यार्ड। पहले तो आपका क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि रेलवे के क्वेश्चन मोस्टली समझ में आते ही नहीं बच्चों के, ठीक है। वैगन्स का मतलब होता है मालगाड़ी के जो डब्बे लगे होते हैं, उसे वैगन्स कहते हैं। वैगन्स आर पुट टू द समिट। समिट का मतलब क्या है, विद द हेल्प ऑफ ए लोकोमोटिव। कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है इस सवाल में, इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म आपका बना हुआ है और लोकोमोटिव का मतलब होता है ट्रेन का इंजन, जो आगे के सबसे आगे लगा होता है। तो ये कहना चाह रहा है कि लोकोमोटिव की मदद से पहले आप मालगाड़ी के डब्बों को यहाँ समिट तक, ये जो टॉप में जो समिट है चोटी तक लाते हैं और फिर उसे ग्रेविटी की सहारे नीचे गिरने देते हैं। ये कहा गया है सवाल में, ओके। पहले लोकोमोटिव की मदद से ऊपर लाते हैं, फिर ग्रेविटी की वजह से जहाँ पे ढाल होगी तो अपना भी डब्बे नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। ये अब तक सवाल में कहा गया। आगे मैं पूरा समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। वैगन्स आर पुश टू द समिट विद द हेल्प ऑफ लोकोमोटिव एंड देन स्लाइड डाउन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, द टाइप ऑफ यार्ड। इस तरह की व्यवस्था को, इस तरह के यार्ड को क्या कहते हैं, तो इस तरह के यार्ड को कहते हैं हम्प यार्ड। मैंने काफ़ी देखा इस सवाल को, मुझे भी ढंग से क्लियर नहीं था, तो पूरा रेलवे के साइड देखने के बाद मुझे क्लियर हुआ। इट इज़ कॉल्ड हम्प यार्ड। मैंने यहाँ फिगर बना भी रखी हुई, ये देखिए आप। ये वैगन है, मालगाड़ी का डब्बे है, और यहाँ से ऊपर लाके फिर से छोड़ दिया जाता है। अब आप बोलेंगे सर इसे ऊपर क्यों ले गए हम, ऊपर ले जाने के बाद इसे छोड़ क्यों रहे हैं हम इस तरह से डब्बों को, ठीक है। ये सवाल आपके मन में आएगा, ठीक है। इसकी वजह ये कि जब कई बार मालगाड़ी के डब्बे जो आपके होते होंगे, अगर वो यूज़ में नहीं है तो आप कहीं ना कहीं तो आप उसे स्टोर करोगे ना, कहीं तो उसे जमा करके रखोगे। तो इतने भारी डब्बों को आप ऐसे उठा के तो ले जा सकते नहीं। तो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा कि भाई किसी एक जगह में डब्बे को ले जाकर वो अपना भी एक जगह जमा होते जाएं व्हेन दे आर नॉट इन यूज। तो इसका आंसर हम्प यार्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सारे सवाल सॉल्व करने में, ठीक है।
फोर्थ क्वेश्चन है एन अरेंजमेंट प्रोवाइडेड इन टर्मिनल यार्ड फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एन इंजन सब्जेक्टिव इनफ लैंड अवेलेबल इज ट्रायंगल। आपने देखा होगा जब जो ट्रेन के लोकोमोटिव होते हैं तो कई बार आपका लोकोमोटिव है उसे आपको मोड़ के वापस ले जाना है। कहने का मतलब ये लोकोमोटिव आपका ये है, ये आगे यहाँ पर आपका लोको पायलट बैठा रहता है। अब आप इसे इसकी डायरेक्शन चेंज करके इसे वापस कैसे मोड़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए व्यवस्था कैसी व्यवस्था की जाती है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रायंगल की व्यवस्था भी होती है। अगर लैंड इनफ है, जरूरी नहीं है ट्रायंगल ही हो, आप ये मत समझ रहे हैं कि भाई ट्रायंगल ही में ये काम किया जाता है। एक सर्कुलर टाइप का प्लेटफॉर्म भी मैंने देखा कई जगह, वहाँ भी लोकोमोटिव के डायरेक्शन को चेंज करने के काम आता है। लेकिन जनरली आपके पास जो भी सवाल गुप्तन गुप्ता में मिलेंगे, कहीं भी मिलेंगे, वो ट्रायंगल वाला ही सवाल आपसे पूछा जाता है ना। तो इसका आंसर यहाँ पे ट्रायंगल होगा। लोकोमोटिव की डायरेक्शन चेंज करने के लिए जिस अरेंजमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं उसे ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ पर सॉरी हम्प यार्ड, इसका आंसर यहाँ पर हम्प यार्ड था। ये आपका 7.68 है इसका आंसर, ये आंसर नहीं है, ठीक है। कहीं आप ये गलती से ये ना समझ लें। उसके बाद आपका इसका आंसर है आपका ट्रायंगल। आगे बढ़ते हैं। लॉस एंजलिस टेस्टिंग मशीन इज यूज्ड। लॉस एंजलिस एक्सपेरिमेंट का पूरा नाम ही लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट है। तो आराम से आपको नाम भी याद होगा तो आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पूछा गया है, बट मैं श्योर नहीं हूँ उसके बारे में। ओके, तो इसलिए मैं कोई भी इसमें कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि वैसे तो मुझे पता है कि जब दोनों बोथ वे रूल होती है तो 24 होते हैं कॉन्फ्लिक्ट, और जब जब दोनों टू वे होती हैं तो 24 होते हैं नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जब एक टू वे होती है और एक वन वे होती है तो 11 होते हैं, और जब दोनों वन वे होती है तो 6 होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ एक दो चीज़ें और ऐड करी है इसने, ठीक है, उससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है आंसर 8 और 11 के बीच ही में आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रैफिक स्ट्रीम यू एंड ट्रैफिक डेंसिटी इज गिवन बाई दिस, द वैल्यू ऑफ जैम डेंसिटी। इसका सॉल्यूशन पहले आपको देखना पड़ेगा, मैंने कर रखा है 7 सॉल्यूशन। देखो, एक ट्रैफिक इंजीनियरिंग वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा हो तो स्पीड ऑफ व्हीकल और डेंसिटी में कर्व होता है, एक ग्राफ होता है, ये लाइन देखिए। इसका कहने का मतलब डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी का मतलब है किसी भी प्लेटफॉर्म में, अगर ट्रेन की बात मैं कर रहा हूँ या रोड की बात कर रहा हूँ तो हाईवे पे नंबर ऑफ व्हीकल्स पर किलोमीटर या पर मीटर तो इस्तेमाल करते नहीं, जनरली पर किलोमीटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसे डेंसिटी कहते हैं। तो जिस तरह से आपकी डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी तो स्पीड कम होती चली जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर एक रोड पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही तो डेफिनेटली उनकी स्पीड तो कम होगी, ठीक है। और वो डेंसिटी जहाँ पर स्पीड 0 हो जाती है उसे जैम डेंसिटी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि इतनी ज़्यादा डेंसिटी गाड़ियों को हुई कि गाड़ी चलना ही अब रुक गई है, जैम लग चुका, तो उसे कहते हैं जैम डेंसिटी थी, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो। जैम डेंसिटी वह डेंसिटी होती है व्हीकल की जहाँ पर स्पीड बिकम्स 0। बस उसी से सवाल का आंसर निकल आएगा। देखो पूछा क्या इसने, यहाँ पर इसने ये पूछा है बताइए जैम डेंसिटी कितना हुआ। तो वेलोसिटी की ये क्वेश्चन दे रखे u इक्वल टू 75 माइनस 0.7 के, यहाँ u की वैल्यू 0 रख दो, जो डेंसिटी निकल के आएगी वही डेंसिटी होगी। 0 रखा, k की वैल्यू 1000 व्हीकल पर किलोमीटर आएगा, यही आंसर होगी, ठीक है। 1000 नहीं 100 आ रहा है, ठीक है, मैं से 1000 पढ़ रहा हूँ, ये वाला आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। द टेक्निकल बॉडी दैट वॉज एस्टेब्लिश टू पब्लिश कोड्स एंड गाइडलाइंस इन द एरिया ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट IRC, वेरी इजी। जैम डेंसिटी ऑफ ए ट्रैफिक लेन इज इतनी, फ्लो स्पीड इतनी, द मैक्सिमम ट्रैफिक फ्लो, वॉल्यूम पूछा है, ठीक है। इसका भी आंसर देखते हैं, सॉल्व किया है मैंने। 9वां, ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी इनटू स्पीड, बस इतना ही सोचना है इसमें। वो थोड़ा उसने वर्ड्स चेंज करके वॉल्यूम को फ्लो कह दिया तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं। ट्रैफिक वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी इनटू स्पीड करेगा, डेंसिटी की वैल्यू भी दे रखी है, स्पीड की वैल्यू भी दे रखी है, 8000 व्हीकल पर आवर आंसर निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 8000 व्हीकल पर आवर इट मीन्स ये वाला इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड डिजाइन एक्सल लोड एडॉप्टेड इन इंडिया एज पर IRC फॉर द डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल वे। फ्लेक्सिबल पेमेंट का मतलब होती है जो आपकी बिटुमिन वाली रोड होती है उसे डिजाइन करने के लिए क्या है, जब उसका डिजाइनिंग होती है तो उसमें लोड की बात भी करते हैं। जब लोड की बात होगी तो क्या है, ट्रक और जितनी भी गाड़ियाँ उनके एक्सल लोड की भी बात होती है। तो पूरी डिजाइनिंग में उसमें एक पॉइंट आता है कि भाई स्टैंडर्ड लोड ऑफ एक्सल कितना माना गया, इसका आंसर 10.2 टन होता है, ठीक है। बहुत इस्तेमाल होता है डिजाइनिंग में, रोड डिजाइनिंग जब आप करोगे फ्लेक्सिबल पेमेंट की, ओके। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, 3 कार्स ओवर 1 किलोमीटर लॉन्ग रोड
1 किलोमीटर की रोड है और 3 कार उस 1 किलोमीटर के रोड को तय करने पे 1 मिनट लेती है, दूसरी कार 2 मिनट लेती है, तीसरी कार 3 मिनट लेती है रिस्पेक्टिवली। स्पेस मीन स्पीड ऑन दिस रोड, इस रोड पर स्पेस मीन स्पीड बताइए। सॉल्यूशन मैंने कर रखा है इसका 11वां, देखिए। सबसे पहले इस तरह के सवालों में स्पेस मीन स्पीड में क्या होता है, 3 गाड़ियाँ हो, 4 हो, 5 है, उनका हम एवरेज टाइम निकालते हैं। किसी को 2 मिनट लग रहा होगा उसी डिस्टेंस को कवर करने पर, किसी को 3 मिनट लग रहा होगा। तो इस तरह के सवालों में सबसे पहले एवरेज टाइम निकाला जाता है। तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का मैंने एवरेज निकाला, 2 मिनट निकल गया। स्पेस मेन स्पीड क्या होगी, किलोमीटर, स्पीड वही होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 1 किलोमीटर दे रखी है और टाइम की जगह ये एवरेज टाइम में यहाँ पे रख दूंगा। 2 मिनट है तो मैंने आर में बदल दिया, 60 डिवाइड करके आंसर 30 किलोमीटर पर आर आ गया आपका। वेरी इजी। तो 30 किलोमीटर पर आर मतलब पहला वाला ऑप्शन इसका सही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। द मिनिमम हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म ऑफ एन इम्पॉर्टेंट बीजी। इस सवाल को देख के भी आप समझ गो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है जैसा आपने कभी रेलवे प्लेटफॉर्म देखा होगा, उसमें क्या होता है कि प्लेटफॉर्म थोड़ा सा जो पटरियों का लेवल होता है, प्लेटफॉर्म का लेवल पटरी के लेवल से ऊपर होता है। ये पूछना चाह रहा है कि वो लेवल कितना ऊपर होता है। ऐसे मैंने काफ़ी सर्च किया, जो इंडियन रेलवे की साइट पे जो निकल के आया 2 वैल्यू आ रही थी। जो रिलायबल वैल्यू मुझे लगी वो 76 सेंटीमीटर या 0.76 मीटर, ये आंसर होगा आपका। ठीक है, देखो 0.30 तो हो नहीं सकता, 0.30 का मतलब समझ रहे, 30 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा होता है, तो 0.76 लग भी रहा है और ये लिखा भी है रेलवे के साइड पे। ओके, तो इसमें भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है आपका, कोई छोटा तो नहीं है? नहीं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो ठीक है, 13वां देखते हैं। द फंक्शन ऑफ एन एक्सपेंशन ज्वाइंट इन रिजिड पेमेंट। रिजिड पेमेंट पहले देखते हैं किसे कहते हैं। रिजिड पेमेंट बोलते हैं कॉन्क्रीट की रोड जो बिछाई जाती है। ठीक है, उसमें एक्सपेंशन ज्वाइंट क्या होता है, जब भी आपने देखा होगा कॉन्क्रीट की रोड किस तरह से बिछाई जाती है, ऐसे ऐसे। तो ये पूरा एक साथ नहीं डाली जाती है, पहले इतना बनाया जाता है हिस्सा, फिर आपका क्या है, इतना बनाया जाता है हिस्सा इस तरह से, और बीच में यहाँ पे डॉवेल्स भी डाले जाते हैं, सरिये के टुकड़े। कुछ लोग इसे डालते हैं, कुछ लोग इसे स्किप भी कर देते हैं केयरलेसनेस के तरीके में। और यहाँ पे कॉर्क डाल दिया जाता है बीच में आपका। ठीक है, इस तरह से आपका जो ज्वाइंट होता है उसे एक्सपेंशन ज्वाइंट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि एक्सपेंशन ज्वाइंट का फंक्शन क्या होता है। सीधा सीधा कहने का मतलब है फ्री एलो फ्री एक्सपेंशन। इट मीन्स क्या, गर्मियों में अगर क्या थोड़ा सा एक्सपेंशन भी होता है कंक्रीट में, तो फ्री एक्सपेंशन हो सके। अगर हम ज्वाइंट नहीं देते तो उसमें क्रैक पड़ सकता था। ठीक है, तो जानते हो कि बहुत बेसिक चीज़ है। तो इसका आंसर आपका होगा टू एलो फ्री एक्सपेंशन डी। 13वें का आंसर आपका हो जाएगा टी। नेक्स्ट देखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल पेमेंट लाइन मार्क ब्रोकन इन वाइट पेंट, इसका क्या मतलब है, आपने देखा होगा। देखो इस तरह के बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपको। येलो लाइन का क्या मतलब होता है, डबल वाइट लाइन का मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि क्या, आर नॉट गाइडेंस ऑफ ड्राइवर। लॉन्गिट्यूडनल पेमेंट लाइन मार्क ब्रोकन इन वाइट आर नॉट फॉर द गाइडेंस ऑफ ड्राइवर, नहीं ये तो हो नहीं सकता। मे बी क्रॉस्ड ओवर एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ, ये भी नहीं हो सकता। आर नॉट टू बी क्रॉस्ड ओवर, इस लाइन का मतलब है कि जो ब्रोकन वाइट पेंट होता है, ये तो आपने देखा ही होगा, उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है इस तरह से लाइनें जो बनी रहती है, आपको इसे क्रॉस नहीं करना है। इधर वाली गाड़ी इसके अंदर रहेगी और उधर से आने वाली गाड़ी इसके अंदर रहेगी। ठीक है, आर नॉट टू बी क्रॉस्ड ओवर। तो 14वां भी आपका हो गया, 13वां भी आपका हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं 15वां देखिए। स्पीड रेगुलेटरी ऑन रोड डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, ये अब थोड़ा सा इसमें देखो, इसमें 2-3 सवाल बन जाएंगे आपके आने वाले एग्जाम पे। मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगा आपको इसमें। 15वां जो 15 परसेंटाइल फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं, अब ये क्या होता है, इसमें फिर आपको पूरा चैप्टर पढ़ाना पड़ जाएगा, तो इतना टाइम है नहीं। लेकिन आप अगर आपको डायरेक्ट याद भी तो क्वेश्चन आप कर लोगे। 15 परसेंटाइल जो स्पीड होती है वो 15 परसेंटाइल जो इस्तेमाल करते हैं वो मिनिमम स्पीड होती है। ओके, 85 परसेंटाइल स्पीड आपकी मैक्सिमम स्पीड नहीं होती है, सेफ स्पीड होती है। कई बार हम गलती से मैक्सिमम स्पीड बोलते हैं, नहीं, दैट इज सेफ स्पीड। मिनिमम 15 परसेंटाइल, सेफ स्पीड 85, और डिज़ाइन जो स्पीड होती है वो 98th होती है। ये सवाल भी पूछा जाता है बहुत बार, बताइए डिज़ाइन जो स्पीड होती है वो कितने परसेंटाइल पे ले जाती है, तो 98th उसका आंसर आता है। ठीक है, तो तीनों वैल्यू आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सेफ के लिए स्पीड रेगुलेशन ऑन द रोड डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 75। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिटुमिन विस्कोसिटी शुड बी मेजर्ड एट टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ये वाला है, बी इसका आंसर है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्या पूछना चाह रहा है, जो बिटुमिन की विस्कोसिटी है
बिटुमिन आप जानते हैं सब, ठीक है। उसकी विस्कोसिटी कितने टेम्परेचर पे नापी जानी चाहिए, तो जनरली 60 कम से कम और 135। कहने का मतलब ये है कि आपने विस्कोसिटी मेजरमेंट अगर क्या है बहुत कम टेम्परेचर पे कर दिया और बाद में क्या है बिटुमिन आपका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं झेल पाया तो फिर आपकी वैल्यू सारी रॉन्ग हो जाएगी जो भी आपने कैलकुलेशन की होगी। तो जो विस्कोसिटी मेज़र करते हैं वो क्या है, कम से कम टेम्परेचर में भी मेज़र करते हैं विस्कोसिटी और ज़्यादा टेम्परेचर में भी विस्कोसिटी मेज़र की जाती है, तब उसकी स्टडी की जाती है कि ये बिटुमिन जहाँ भी हम इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे सारी कंडीशन को फुलफिल कर पाएगा नहीं कर पाएगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड जनरली पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी याद रख लेना, ये भी सवाल बनता है कहीं पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मैक्सिमम प्रैक्टिकल कैपेसिटी विच ए रोटरी कैन हैंडल एफिशिएंटली टुगेदर फ्रॉम। रोटरी आपने देखा होगा, ये रोड आती है तो बीच में इस तरह से कहीं पर रहता है, इधर से भी रोड है, इधर से भी रोड है और इधर से भी रोड है, ओके। तो रोटरी सेक्शन दिया जाता है, ठीक है। लाइट, रेड लाइट और ग्रीन लाइट वो ज़्यादा ट्रैफिक में दी जाती है, बीच के लगभग जब ट्रैफिक मॉडरेट होता है तब आपका रोटरी सेक्शन दिया जाता है। तो वही ये पूछ रहा है कि रोटरी सेक्शन में कितनी आपकी जो व्हीकल का जो वॉल्यूम में कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर होता है 500 से लेकर 3000 व्हीकल पर आवर। मिनिमम 500 व्हीकल पर आवर होना चाहिए और 300 व्हीकल पर आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 300 व्हीकल पर आवर, सी होगा यहाँ पर 17वें का, ओके। आगे बढ़ते हैं, 18वां देखते हैं। एक कॉन्टिन्यूस येलो लाइन मार्क इन द सेंटर ऑफ पेमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल डिनोट्स। अब येलो लाइन है, देखो इसका सीधा सीधा मतलब है प्रोहिबिशन की। ये प्रोहिबिशन का मतलब आपको यहाँ पे ओवरटेक नहीं करना है, ठीक है। वैसे ओवरटेक के लिए और लाइनों का भी इस्तेमाल किया जाता है, वाइट लाइन अगर डबल है उसका भी नॉन ओवरटेकिंग जोन होता है, उसका ये मतलब, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमें ऑप्शन मिला है प्रोहिबिशन, यहाँ पर सही आंसर होगा कि नहीं करना है काम। तो 18वां भी आपका हो गया। 19वां, एक ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन इज जस्टिफाइड इफ द टोटल ट्रैफिक इन PCU पर आवर ऑल द फॉर्म इज। इसमें थोड़ा सा मुझे आंसर मिल नहीं रहा था ढंग से, थोड़ा सा मैंने इसमें रिसर्च करी, तो इसका जो आंसर निकल के आता है वो आपका आएगा बी, 10,000। इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी हो सकती है इसलिए मैंने पहले से ही आपके लिए कराया इसमें। 19वां देखिए, एज पर IRC SP 09, ये IRC का इंडियन रोड कांग्रेस का मैनुअल है, वहाँ पे ये चीज़ लिखी है, इंटरसेक्शन बाय प्रोवाइडिंग ग्रेड सेपरेटेड स्ट्रक्चर इज फंक्शनली ए क्रॉसिंग ऑफ 2 और मोर ऑल द आर्म्स ऑफ इंटरसेक्शन एक्सीड 10,000 PCU पर आवर। इस आधार पर मैंने 10,000 को चुना है ये वाला, ठीक है, अपने मन से नहीं उठाया है कोई भी, ठीक है। थोड़ा अगर आप इसे समझना चाहे कि ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है इधर से भी गाड़ी आ रही है इधर से भी गाड़ी आ रही है, तो इंटरसेक्शन हो रहा है। तो अभी तो रोटरी सेक्शन तो हम एक ही लेवल पे करते हैं, जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इंटरसेक्शन एक लेवल में ना करके बल्कि 2 अलग अलग लेवल पे भी हो सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फ्लाईओवर। आपने देखा होगा कि अगर आपको शहर के अंदर नहीं घुसना है तो फ्लाईओवर से आप गाड़ी ले जाइए, आप सीधे शहर को क्रॉस कर देंगे और बाकी सारी गाड़ियाँ नीचे, यानी कि ग्रेड सेपरेटेड हो गया। ग्रेड का मतलब चढ़ना है उतरने को ग्रेड कहते हैं। तो ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन में क्या है, फ्लाईओवर भी एक तरह का ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन जैसी व्यवस्था है। ट्रम्फेट भी होता है इसमें, क्लावर लीफ भी होता है, पूरा चैप्टर है इसमें, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया आपको कि क्या पूछा गया था सवाल में। क्वेश्चन नंबर 24 है, टाइकोमेट्रिक एडिटिव और मेडिटिव कांस्टेंट 0 और 100 होते हैं, सभी को पता हुआ ये, ठीक है। 21वां क्वेश्चन थोड़ा मेरी समझ से बाहर है, ये एस्ट्रोनॉमी से है, थोड़ा सा सर्वे में आता है, ठीक है, तो मैंने इसलिए से टच नहीं किया। 22वां देखिए आप, टू प्लॉट स्मॉल स्केल टोपोग्राफिक मैप। स्मॉल टोपोग्राफिक मैप के लिए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होगा, RF की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखिए अगर आप अपनी हाईवे इंजीनियरिंग की बुक देखेंगे तो हर जगह आपको इसका आंसर 1/50,000 मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पर इसने थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, स्मॉल स्केल टोपोग्राफिक मैप, यहाँ थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें एक्सरसाइज की है। 22वां देखो मैंने क्या लिखा, एज पर NCERT डाटा, मैंने इसमें NCERT का डाटा उठाया है, ठीक है। टोपोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया आर प्रिपेयर्ड, NCERT का डाटा काफ़ी रिलायबल माना जाता है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होता है। तो टोपोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया में 4 तरह के आपके रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन लिए जाते हैं। पहला है 1:2, 2,50,000 है, ये 1,25,000 है, ये 1:50,000 है और 1:25,000 है, ठीक है। तो ये वाली की तो मैं बात कर रहा हूँ जो हमारी बुक में मिलता है, ठीक है। लेकिन उससे छोटा वाला भी एक इस्तेमाल किया जाता है इंडियन मैप्स में, इंडियन टोपोग्राफिक मैप में ये भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर या तो आपका
बिल्कुल किताब वाला लेके चलेंगे तो 50,000 होगा ऑप्शन। और अगर स्मॉल स्केल की बात करेंगे तो ये बात प्रूफ हो चुकी है कि 1/25,000 वाला भी इस्तेमाल किया जाता है छोटे स्मॉल टाउन के लिए। तो या तो ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा। अगर थोड़ा देख के सवाल बनाया गया होगा सोच समझ के तो ये होना चाहिए, वरना ये तो हम जानते हैं 50,000 वाला, तो ये वाला सही थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, द टाइप ऑफ एरर इन चेनिंग विच कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव टेम्परेचर। टेम्परेचर पॉजिटिव होता है तो कोई भी चीज़ एक्सपेंड होती है, टेम्परेचर अगर कम होता है तो कोई भी चीज़ कांटेक्ट होती है, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एरर पॉसिबल हैं। क्वेश्चन नंबर 24, गॉज इन रेलवे इज डिस्टेंस बिटवीन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, गॉज आप जानते होंगे दो पटरियाँ जो होती हैं उनके बीच के डिस्टेंस को गॉज कहते हैं। अब ये गॉज बोला, क्या वो डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर होती है एक, क्या वो डिस्टेंस रनिंग फेस ऑफ रेल होती है, क्या वो आउटर फेस होती है, ये दोनों तो आप पहले हटा लो। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, शायद मैंने ऐसा अगर किया हो तो मैं बता दूंगा आपको। इसकी फिगर, हाँ मैंने देखो गॉज की फिगर बना रखी है। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, पहले तो आप डेफिनेशन पढ़े गॉज की, लीनियर डिस्टेंस बिटवीन इनर फेस ऑफ रेल। इस तरह से आपके और आने वाले एग्जाम में भी सवाल घुमा फिरा के दे सकता है, तो आपको दिक्कत होगी अगर आपको पूरी बात नहीं पता है। गॉज की डेफिनेशन के, लीनियर डिस्टेंस बिटवीन इनर फेसेस ऑफ रेल। इनर फेसेस का मतलब अंदरूनी फेस जो है रेल, मेजर्ड एट डेप्थ 14 mm फ्रॉम टॉप ऑफ रेलवे। अब ये तो हमें पता लग गया कि रेल्स के बीच की डिस्टेंस है, लेकिन ये नापनी कहाँ से है? क्या ये सेंटर टू सेंटर नापनी है? नहीं, इसका जवाब नहीं है। क्या ये आउटर टू आउटर नापनी है? नहीं। कहाँ से नापनी है? जो इसका टॉप है, इस रेल का जो टॉप है वहाँ से 14 mm नीचे, ये 14 mm लिखा है मैंने, टॉप से 14 mm नीचे जो पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे टॉप से जो 14 mm नीचे पॉइंट मिलेगा, उनके बीच की दूरी जो नापी उसे गॉज कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पर बहुत अच्छे से कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है, तो सेंटर वाला तो गलत है, तो रनिंग फेज इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, नन ऑफ द अबाव तक लोकसभा आयोग सोचेगा नहीं इतना घुमाने की, तो रनिंग फेज ही मुझे लग रहा है इसका आंसर सही होना चाहिए। और अगर इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो फिर ये होगा 14 mm बिलो द इनर सर्फेस, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, बट यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मुझे लग रहा है रनिंग फेसेस ऑफ रेल लग रहा है। 25वें में आते हैं, 25वां सर्वे का क्वेश्चन अगर आपको आता हो, इसमें क्या होता है कि आपको बियरिंग दी गई होती है, बियरिंग से आपको एंगल निकालने होते हैं। तो ए बी लाइन की भी बियरिंग दे रखी है, 4 बियरिंग दे रखी है, बैक बियरिंग नहीं, ए बी बी सी सी ए, और आपसे पूछ रहा है कि इनके बीच का एंगल, तो देखे से सॉल्व कर रखा है मैंने क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, सबसे पहले बैक बियरिंग इज इक्वल टू 4 बियरिंग प्लस माइनस 180 होता है, फॉर्मूला आप जानते होंगे। ठीक है, तो हमें लाइन AC की बैक बेयरिंग निकालनी पड़ेगी इस सवाल में। तो बैक बेयरिंग ऑफ AC इज इक्वल टू होगी 294 बेयरिंग दे रखी है इसके सवाल में, 290 माइनस 180। देखो ये माइनस कब आता है? जब FB की वैल्यू है, इस पे आधारित सवाल आपको मिल सकते हैं आने वाले एग्जाम पे। तो ये प्लस और माइनस कब आता है ये थोड़ा समझ लीजिए आप। जब FB की वैल्यू 180 से ज़्यादा हो तब यहाँ पे माइनस साइन इस्तेमाल किया जाता है, जब FB की वैल्यू 180 से कम हो तब ये साइन प्लस इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये याद रखना आप, बैक बेयरिंग 4 बेयरिंग के बीच में कोई भी वैल्यू निकालते टाइम। ठीक है, तो यहाँ 290 थी, 180 से ज़्यादा तो माइनस ले लिया हमने। तो बैक बेयरिंग ऑफ AC आपकी 110 आ गई है। ABC ये ट्रायंगल है। अब एंगल कैसे निकाला जाता है? ये एंगल हमें निकालना है। तो अगर आपने सर्वे पढ़ी होगी तो एंगल निकालने का सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है कि बैक बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस बैक बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, इस तरह से फॉर्मूला होता है। और क्लॉकवाइज चलते हैं हम इसमें। आप बोलेंगे प्रीवियस कौन सा, नेक्स्ट कौन सा, तो क्लॉकवाइज चलेंगे हम। अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो कौन सी हो गई आपकी प्रीवियस, कौन सी हो गई? AC हो गई। तो बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन AC, और नेक्स्ट कौन सा हो गया? अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो नेक्स्ट ये है अगला वाला, फॉरवर्ड जो भी आप बोलना चाहे, और प्रीवियस आपकी वही लाइन होगी। तो एंगल इनके बीच में पड़ रहा है, तो प्रीवियस ये हो गया और नेक्स्ट ये हो गया। तो बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन AC की बैक बेयरिंग हमने निकाल दी पहले 110, माइनस 4 बेयरिंग ऑफ AB, 4 बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। तो AB की 4 बेयरिंग आपके क्वेश्चन में दे रखी है ऑलरेडी, तो 60। तो 110 में से 60 घटेंगे 50 आ जाएगा आपका आंसर इसमें। ये वाला आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कंसिडर द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। एलिवेशन इतना दे रखा है, बैक साइड इतनी दे रखी है, फोर साइड इतनी दे रखी है, तो आपसे पूछा है एलिवेशन ऑफ पॉइंट बी। इसके लिए आपको लेवलिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वरना आप सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे सवालों को टच नहीं करना चाहिए अनटिल और अनलेस आपको पता ना हो पूरी थ्योरी। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा सवाल सॉल्व। 26वां सवाल मैंने सॉल्व किया, ये देखिए आप। ठीक है, इस तरह की फिगर बनेगी। बेंचमार्क, इस पॉइंट को माना मैंने। बेंचमार्क का मतलब होता है किसी नोन पॉइंट, ए पॉइंट ऑफ नोन एलिवेशन। तो इस बेंचमार्क का जो नोन एलिवेशन है वो 200.852 मीटर हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम स्टाफ खड़ा करते हैं, ये आपका क्या है? लेवलिंग लेवल है। इस लेवल से इसकी जो हम रीडिंग लेते हैं उसे बैक साइड कहते हैं। और जो पॉइंट बी है जिसका हमें
क्या निकालना है, एलिवेशन निकालना है, वो आ गए, ठीक है। तो इधर की तरफ ली गई जो स्टाफ रेटिंग होती है उसे फोर साइड कहते हैं, और पीछे की तरफ ली गई स्टाफ रेटिंग को बैक साइड कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन निकाली जाती है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होगी, बेंचमार्क प्लस बीएस का मतलब बैक साइड, ये सवाल में दे रखी, दोनों को जोड़ के ये वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद एलिवेशन ऑफ बी, इस पॉइंट का एलिवेशन अगर आपको निकालना है तो जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन आती है उसमें से आप स्टाफ रेटिंग ऑफ बी घटा देंगे। स्टाफ रेटिंग ऑफ बी ऑलरेडी सवाल में दे रखी है, तो घट के ये 201.614 आ जाएगा, ठीक है। ये सवाल इजीली समझ में आएगा नहीं आपको अगर आपने लेवलिंग ना पढ़ी हो, तो इतना टाइम है नहीं जो पूरा मैं आपको पूरी बात समझाऊँ, बट थोड़ा सा भी अगर आप रिवाइज करेंगे तो आप ये समझ जाएंगे, बड़ी आसानी से आंसर निकल सकता है। तो 201.614 इसका आंसर है। 201.614 कहाँ है, 201.614 ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। 26 के बाद 27 पर देखिए आप, द कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर, ये भी लेवलिंग का सवाल है। दो तरह के आपके क्या होते हैं करेक्शन होते हैं, कर्वेचर के लिए होता है, रिफ्रैक्शन के लिए होता है। तो 27 में देखिए आप कैसे सॉल्व किया मैंने, थोड़ा सा मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है। 27 में आपको पूरी बात लिखिए। करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर क्या होता है, d² r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर ली जाती है। जो d क्या है, जो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस, जिस पॉइंट पर आपने स्टाफ रखा है यहाँ से आप लेवल से जिसे देख रहे हैं, ठीक है, ये इसके बीच की दूरी ये d है, ठीक है, और ये स्टाफ है आपका यहाँ पे लगा रखा, ठीक है। तो करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर d² होता है। कर्वेचर ड्यू टू रिफ्रैक्शन 1/7 d² होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब इनके कंबाइंड की बात करें तो इन्हें जोड़ घटा लेंगे तो -6/7 d²/2r आ जाएगा। और इसमें ये आपको याद होगा, आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, जनरली ये याद रखते हैं हम सभी लोग, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2r, r की वैल्यू रख देते हैं, जो रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 × 10⁶ मीटर, और सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू इतनी आ जाती है, ठीक है, इतने मीटर आ जाती है, ठीक है। तो कंबाइंड करेक्शन की वैल्यू 0.0672 d² होगी, और सवाल में हमने कितना दे रखा है, d की वैल्यू ऑलरेडी 1 किलोमीटर दे रखी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, d की वैल्यू 1 किलोमीटर रख देंगे तो 1 हो जाएगा, और ये वैल्यू मीटर में आ जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। ये याद रखें, यहाँ d किलोमीटर में होता है। आप अगर इसे नोट्स में लिखोगे तो ध्यान रखना, यहाँ इस फॉर्मूले में d आपको किलोमीटर में रखना पड़ेगा, और जो भी वैल्यू करेक्शन आएगा वो मीटर में आएगा। इस तरह से कैलकुलेशन फॉर्मूले को बनाया गया है बुक्स में, है ना। तो d की वैल्यू 1 रख के वैल्यू आ गई आपकी ये वाली, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 0.067। इट मीन्स 0.0672 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देखिए, रेंजिंग रॉड नॉट ऑफ स्टैंडर्ड लेंथ, ये इंस्ट्रूमेंटेशन वाली प्रॉब्लम होती है। पूरी एक टेबल दी गई होगी सर्विंग में, वहाँ आपको ये पॉइंट भी मिल जाएगा कि लेंथ ऑफ रेंजिंग रॉड जो आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर में आता है। द एरर विच अराइजेस फ्रॉम इनअटेंशन, इनएक्सपीरियंस, केयरलेसनेस, मिस्टेक्स, इसका आंसर सबको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चेक द अप्लाइड इन द क्लोज ट्राइवर्स बाय इंक्लूडिंग द एंगल विद एन साइड। देखो इसके लिए अब सीधे सीधे याद रखो, कोई भी पॉलीगन अगर एन साइड का होता है, ये मैथमेटिकल चीज़ जरूरी नहीं सिविल इंजीनियरिंग वाली हो, मान लीजिए ये एन साइड है इसमें 1 2 3, तो एन साइड के पॉलीगन का इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है n-2 ब्रैकेट क्लोज इंटू 180, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल है आपका, ठीक है, तो ट्रायंगल में क्या होगा, एन की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 में से 2 गया 1, 1 × 180, 1 × 180 हो जाएगा। एंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 है। मान लीजिए आपके पास क्या है, ये है स्क्वायर है, इसका आपको निकालना है। एन की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 में 2 गया 2, 2 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360, इसका मतलब चारों एंगल का सम इसका क्या होगा, 360। तो किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम निकालने के लिए फॉर्मूला n-2 × 180 इस्तेमाल किया जाता है। छोटी क्लासेस में मिल जाएगा आपको, हाई स्कूल इंटर में, ठीक है। और यहाँ पे जो ये वैल्यू सर्वेइंग में जो ये फॉर्मूला लिखा रहता है, वहाँ ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाई किया गया था इस फॉर्मूले को, तो कोई फर्क नहीं पड़ता 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2n-4, देखिए इसमें कौन सा आंसर होगा फिर, n-2 × 180, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2n-4 × 90 हो जाएगा, सॉरी। तो इसमें यहाँ पे इन्होंने क्या किया, n-2 180 को यहाँ 90 × 2 कर दिया सर, ठीक है। तो इसे 90 कर लेता हूँ मैं 180 को, और 90 को जो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा वो यहाँ हो जाएगा, तो 2n-4 × 90 हो जाएगा। तो 2n-4 × 90, दिस विल बी द राइट आंसर,
ठीक है। और मैंने कैसे लिखा था, 2 को कॉमन लेके 90 से मल्टीप्लाई कर लिया था, तो जैसे भी आप याद करना चाहें। नेक्स्ट देखते हैं, एन एंगल विच इज सर्वे मेक्स एन एंगल प्रोबलेशन कॉल्ड डिफ्लेक्शन एंगल, इसका आंसर होता है, हर बुक में मिलेगा आपको सवाल, ठीक है। नेक्स्ट है, ए ट्रांजिशन कर्व इज अ कर्व ऑफ, अब देखो ये थोड़ा सा सोचने वाला सवाल है, वैसे तो इजी है खैर। ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, पहले मैं आपको थोड़ा सा ही बता दूँ अगर जिसको नहीं पता है। जैसे सर्कुलर कर्व आता है आपका इस तरह से मोड़ पे, और ये आपकी रोड यहाँ से सीधी जा रही है, तो सीधी रोड को डायरेक्ट सर्कुलर कर्व से नहीं मिलाया जाता, बल्कि इनके बीच में भी एक छोटा सा कर्व दिया जाता है, ठीक है। थोड़ा आपको दिखता नहीं, इतना महीन होता है, आपको ऐसा लगता है कि रोड पहले सीधी थी फिर अचानक मुड़ गई सर्कुलर हो गई, बट ऐसा नहीं होता। स्ट्रेट पोर्शन और सर्कुलर पोर्शन के बीच में भी जो कर्व आता है उसे ट्रांजिशन कर्व कहते हैं। और इस ट्रांजिशन कर्व का शेप स्पाइरल होता है हाईवे में, और क्यूबिक पैराबोला होता है इस कर्व का शेप रेलवे में। ये सवाल भी पूछा जाता है, ठीक है। बट हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, ए ट्रांजिशन कर्व इज अ कर्व ऑफ यूनिफॉर्म रेडियस, लार्ज रेडियस। सबसे पहली बात तो अगर इंडिया की मैं बात करूँ, हाईवे इंजीनियरिंग में एक रेडियस तो हो ही नहीं सकती कर्व की, क्योंकि हम सर्कुलर कर्व तो देते नहीं, हमारा तो स्पाइरल है, ठीक है। तो रेडियस तो सर्कुलर में आती है बात, तो रेडियस वाली तो बात ही खत्म होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि वेरिंग रेडियस यहाँ पे सबसे सही रहेगा, है ना, क्योंकि ट्रांजिशन कर्व स्पाइरल फॉर्म का होता है, तो उसकी अलग अलग कर्व की अलग अलग पार्ट की अलग अलग रेडियस हो सकती है। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है मुझे लग रहा है दैट इज वेरिंग रेडियस, ठीक है। नेक्स्ट है, 66 फीट की चेन को कहते हैं गंटर्स चेन, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। 34वां सवाल देख लीजिए, इसमें ये बता रखा है कि एक जो आपकी चेन है 30 मीटर की, उसमें एरर 10 सेंटीमीटर हो सकती है। तो बताइए 100 मीटर स्क्वायर जो एरिया हमने नापा उसमें कितनी एरर होने की संभावना है, देखते हैं 34। इसके लिए सीधे फॉर्मूला याद रखना, आप अगर बहुत दिमाग लगाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ट्रू एरिया इज इक्वल टू होता है एल डेस अपॉन एल इंटू मेजर्ड एरिया, जो आपने नापा है, और ट्रू एरिया जितना होना चाहिए। और एल डेस इसमें क्या होती है, डेजिग्नेटेड लेंथ, सॉरी एल होती है डेजिग्नेटेड लेंथ, ये नीचे वाली है जो नीचे आती है डेनोमिनेटर में, ये डेजिग्नेटेड लेंथ है, जो ऊपर आती है डैश में वो आती है मेजर्ड लेंथ, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू एल डेस बाई एल इंटू ए डेस, तो एल डेस की जगह क्या रखें, एल के जगह डेजिग्नेटेड लेंथ, मतलब जितना लंबा आपका टेप है या चेन है जो भी इस्तेमाल करें, तो 30 मीटर नीचे आ जाएगा। और एल डेस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का, उसमें क्या था करेक्शन करना था, तो 30.1 हो गया, तो 30.1 अपॉन 30 इंटू स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई ए डेस, जो आपका एरिया नापा है हमने, ठीक है, जो गलत है 100 और सही करके हमने जो निकाला वो ए, तो इसे मल्टीप्लाई करके, बल्कि मल्टीप्लाई भी नहीं करना, सीधे यही आंसर लिख देना, 30.1 अपॉन 30 इंटू 100, 30.1 अपॉन 30 इंटू 100, इट मीन्स दिस विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सीधे फॉर्मूला भी सवाल था। 35वां, द स्लोप ऑफ ए सर्वे लाइन इज मेजर्ड किलोमीटर, एंगल नापने की डिवाइस होती है किलोमीटर। इन अ वेल प्रोपोर्शनल ट्रायंगल नो एंगल शुड बी लेस देन, देखो ये सवाल बहुत जगह मिल जाएगा आपको, आता रहता है सर्वे में, ठीक है। वेल प्रोपोर्शनल ट्रायंगल जो होता है उसमें 30 से 120 के बीच में होना चाहिए, कम से कम वैल्यू 30 होनी चाहिए एंगल की, और कई बार ये मैक्सिमम वैल्यू भी पूछता है वेल कंडीशन ट्रायंगल की, कई बार वेल प्रोपोर्शन लिखा होता है, कई बार वेल कंडीशन लिखा होता है इस सवाल में, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू 30 होती है और मैक्सिमम वैल्यू उसकी 120 होती है, याद कर लीजिए आप, ठीक है। टाइप ऑफ सर्विंग रिक्वायर्ड लीस्ट ऑफिस वर्क, कम से कम काम करना पड़े तो प्रिंटेबल सर्विंग होती है, जानते हैं, बहुत आसान सवाल है। डिफरेंट ग्रेड्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाई रिवर्स कर्व, ये कर्व आप देखिए, डिफरेंट ग्रेड्स का मतलब है चढ़ाई होना, ठीक है। कर्व कितने तरह के होते हैं, कर्व होते हैं आपके, एक तो हॉरिजॉन्टल कर्व होते हैं और एक होते हैं आपके वर्टिकल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व में आपको 4 तरह के कर्व मिलेंगे, पहला सिंपल कर्व मिलेगा, दूसरा कंपाउंड कर्व मिलेगा, तीसरा रिवर्स कर्व मिलेगा और चौथा आपको ट्रांजिशन कर्व मिलेगा। ये चारों के चारों हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होते हैं ये सारे के सारे कर्व। वर्टिकल कर्व कितने होंगे, 2 टाइप के होते हैं, एक तो आपका समिट कर्व होता है इस तरह से, और एक होता है वैली कर्व, ये बात आप जानते होंगे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डिफरेंट ग्रेड्स आर ज्वाइंट बाई, तो ये तीनों तो आपके क्या है, हॉरिजॉन्टल कर्व, ये तो हो ही नहीं सकता इसका आंसर। डिफरेंट ग्रेड की बात समझ रहे, चढ़ाई है मतलब ग्रेड का मतलब, तो डेफिनेटली वर्टिकल कर्व की बात होगी, है ना। तो इसका मतलब सीधा सीधा इसमें कुछ भी नहीं सोचना था हमें, सीधा आप आंसर किसे टिक मारते हैं यहाँ पर, वर्टिकल कर्व। द राइट आंसर विल बी द डिफरेंट ग्रेड आर ज्वाइंट बाय द वर्टिकल कर्व, ईदर बाई समिट कर्व और बाई
वैली कर्व। नेक्स्ट है, इफ द क्वाड्रेटियन बेयरिंग ऑफ द लाइन इज N20W देन द होल सर्किल बेयरिंग। देखो उसमें क्या होता है, होल सर्किल बेयरिंग का मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से होल सर्किल बेयरिंग नापते हैं। होल सर्किल बेयरिंग नापने के लिए आप बस दो चीज़ें याद रखें, किसी भी लाइन का जो एंगल होगा ओरिजिन से, वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापा जाएगा, 0 से 360 के बीच में, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे बेयरिंग एक लाइन की दे रखी है N20 वेस्ट, यानी कि नॉर्थ ये हो गया, वेस्ट आपका ये हो गया, ठीक है। नॉर्थ से वेस्ट की तरफ कितना एंगल है, 20। ये चलिए आप, ये एंगल आपका कितना है, 20। ये क्वाड्रेटल बेयरिंग है, ठीक है। इस तरह से जो बेयरिंग दी जाती है नॉर्थ साउथ की फॉर्म में, उसे क्वाड्रेटल बेयरिंग। ये एंगल आपका 20 दे रखा है। और आपसे क्या पूछ रहा है, होल सर्किल बेयरिंग। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, किसी भी लाइन की होल सर्किल बेयरिंग यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे नापा गया एंगल होगा। तो ये एंगल कितना होगा, 360 में से 20 घटा लीजिए, 340। ये वाला आंसर आएगा आपका सही। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटूर प्लान डेपिक्ट्स हिल टॉप। कौन सा कंटूर प्लान हिल को दिखा रहा है। तो हिल में क्या होता है, जो बीच वाला पोर्शन ऊंचा होता है और जो बाद का पोर्शन होता है वो आपका थोड़ा सा उसका कर्व कम होता है। तो डेफिनेटली देखते ही समझ में आ जाएगा आपका क्या है, 120 ये ज़्यादा है टॉप में, फिर बाद जो कंटूर आपके कम होते चले जा रहे हैं। तो ए आंसर होगा। 41 मैंने सॉल्व करके देखा लेकिन इसका आंसर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा अभी, ठीक है, जब तक सॉल्व नहीं होता। नेक्स्ट क्या है, द एंगल बिटवीन द ऑब्जर्व मेरिडियन एंड द वर्टिकल सर्किल पासिंग थ्रू द बॉडी इज कॉल्ड एक्जिमुथ है। एस्ट्रोनॉमी वाले चैप्टर में सवाल ये रट लें आप, अगर आप इसे समझने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल मिलता रहता है आपको। सेटिंग आउट ऑफ सिंपल कर्व बाय टू थियोडोराइड डज नॉट रिक्वायर एनी लीनियर मेजरमेंट। इसमें क्या होता है, दो आप थियोडोराइड लेते हैं और उस थियोडोराइड से पूरा कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी मेजरमेंट। किसी भी मेजरमेंट को नापने की जरूरत नहीं होती है आपको, कोई किसी भी टेप की जरूरत नहीं होती है आपको। एक्सपेरिमेंट भी होता है सर्वे में जब बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो टू थियोडोराइड मेथड इसे कहते हैं। तो इसका आंसर होता है लीनियर मेजरमेंट, बिना रीजन मेजरमेंट, डज नॉट रिक्वायर लीनियर मेजरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांजिशन कर्व। मुझे लग रहा है इसका स्पाइरल बाई 3 आंसर होगा। नेक्स्ट है, परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम द जंक्शन ट्रांजिशन। शिफ्ट की परिभाषा लिखी पूरी, शिफ्ट की डेफिनेशन लिखी पूरी की पूरी, ठीक है। यहाँ पर शिफ्ट आप जानते होंगे क्या होता है। इनडायरेक्ट रेंजिंग इज डन व्हेन बोथ एंड ऑफ ए सर्वे लाइन आर नॉट इंटरविजिबल होगा। मुझे लग रहा है इसका आंसर, क्या मतलब है कहने का, एक्चुअली रेंजिंग आपने सर्विंग में करी हुई, लेकिन रेंजिंग कब करते हैं हम, एक रॉड यहाँ पे खड़ी करते हैं, एक रॉड यहाँ पे खड़ी करते हैं, फिर यहाँ से हम देखते हैं उन्हें, ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि आप हर जगह आपको क्या है रेंजिंग पॉसिबल हो। माना कोई पॉइंट यहाँ है, बीच में आपका पहाड़ आ रखा है इस तरह से, आप यहाँ हैं, तो आप कैसे करेंगे इस रेंजिंग के लिए, तब आप क्या करते हैं, एक रॉड बीच में यहाँ भी लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के काम को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट रेंजिंग, मतलब बाकी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, फिर इसमें कुछ थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स भी हम लगाते हैं, ठीक है। कई बार पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, कई बार कुछ लगाते हैं, कई बार एक रॉड की जगह 2 रॉड का इस्तेमाल करते हैं। तब इस तरह की सिचुएशन में की जाने वाली रेंजिंग को हम इनडायरेक्ट रेंजिंग कहते हैं। तो डेफिनेटली इसका आंसर होगा। कब इसे इस्तेमाल करते हैं, जब सर्वे लाइन नॉट इंटरविजिबल हो, जो एक दूसरे से देखी ना जा सके, है ना। तो काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया मैंने, समझ गए आप। इसका आंसर है नॉट इंटरविजिबल। Next 47, in an internal focusing type of telescope the lens provided concave, इसका आंसर है। The angle of intersection of the two plane mirror, ये आपको कैसा बेटा सवाल है, 90 डिग्री का एंगल होता है बीच में, ठीक। सेंसिटिविटी ऑफ बबल टाइप, अब थोड़ा सा इसे ध्यान रखना, सेंसिटिविटी ऑफ बबल टाइप कैन बी इंक्रीज बाई, ये सवाल जो आपका है हमेशा आता है, ठीक है, और हमेशा अलग अलग फॉर्म में पूछा जाता है। ये बताइए, सीधे सीधे आप याद रखें, डाया बढ़ने पर, बबल का डाया बढ़ने पर सेंसिटिविटी बढ़ती है। जो ट्यूब होती है जिसके अंदर बबल डाला रहता है, ट्यूब का डाया बढ़ने पर भी सेंसिटिविटी बढ़ती है, ठीक है। लेंथ ऑफ बबल बढ़ने पर भी आपकी सेंसिटिविटी बढ़ती है। तो 3 तो आप इस तरह से याद रखें, ठीक है। तो बाकी तो सब सही कह रहा है, ये वाला सही नहीं कह रहा है। मैंने कहा लेंथ बढ़ने पर भी सेंसिटिविटी बढ़ती है, लेकिन ये डिक्रीजिंग बता रहा है, इसका मतलब क्या है,
नहीं नहीं नहीं, इंक्रीज बाय इंक्रीज इन डायमीटर, ये सब ये गलत है, सॉरी मैं गलत वाले को उठा रहा हूँ, उल्टा चल रहा हूँ। ये होगा सेंसिटिविटी ऑफ ए बबल कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द डायमीटर, डायमीटर पर बढ़ने पर बढ़ती है, विस्कोसिटी बढ़ने पर घटती है, ये याद रखना है, ठीक है, और लेंथ बढ़ने पर भी बढ़ती है, तो ये गलत ऑप्शन था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 70% इंडेक्स ऑफ वेटनेस मीन्स, इसका देखो मतलब समझ लें, इस बात का मतलब है, सवाल भी आपको हर पेपर में मिल जाएगा। इसका मतलब है कि किसी खास ईयर में, मान लीजिए 2010, मान लीजिए 2010 में जितनी एनुअल एवरेज बारिश पड़नी चाहिए थी उसका 70% ही बारिश पड़ी है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि 30% बारिश की कमी है, तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा रेन डेफिशिएंसी 30%। सिंपल वर्ड्स में इसका ये मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट है 51, व्हेन सरफेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इज सबमर्ज अंडर द वाटर देन पोटेंशियल, क्या लिखा है, इवेपोट्रांसपिरेशन इज मच मोर देन इवेपोट्रांसपिरेशन, ये इसका आंसर है, बाकी पूरी डिटेल में बहुत टाइम लग जाएगा। 52 देखिए आप, देखो 52 आइसो हाइट पे पूछेगा, हाइड्रोलॉजी वाला पार्ट अब शुरू हो गया। आइसो हाइट का मतलब क्या होता है, जैसे हम कंटूर पढ़ते हैं ना, सेम एलिवेशन के पॉइंट को कलेक्ट करने वाली लाइन को कंटूर कहते हैं, ठीक है। वैसे ही हाइड्रोलॉजी में वो सारे पॉइंट जहाँ पर बारिश बराबर पड़ी है, मतलब द पॉइंट्स कलेक्टिंग द लाइन कनेक्टिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल रेनफॉल, जिन जिन जगहों में बराबर बारिश पड़ी है ऐसी मिलती हुई लाइन को आप आइसो हाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आइसो हाइट्स दे रखा है, इतना इतना उनके बीच का एरिया दे रखा है, तो एनुअल प्रेसिपिटेशन पूछा गया। तो देखिए इस सवाल को सॉल्व किया मैंने, क्वेश्चन नंबर 52। ये 45 सेंटीमीटर का आइसो हाइट्स है, मतलब इस पूरी जगह में 45 सेंटीमीटर बारिश पड़ रही है, ये 55 सेंटीमीटर का, ये 65 सेंटीमीटर का है, और हमसे पूछ रहा है कि इनके बीच का एरिया 100 है या 150, और पूछा गया बताइए कि एवरेज बारिश की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो सीधा सीधा इसका फॉर्मूला होता है P1 A1 प्लस P2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। P1 आपकी क्या है, प्रेसिपिटेशन है, बारिश की मात्रा है, और A1 A2 आपका एरिया है। अब आप जब यहाँ की बात करेंगे तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे बारिश की वैल्यू क्या रखे, ये तो 45 है, ये 55 है, तो इस केसेस पे आपको बारिश की जो वैल्यू रखनी है इन दोनों का एवरेज लेंगे। अब A1 तो आपको पता है ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, तो A1 A2 तो आपको मिल गया, लेकिन P1 P2 नहीं मिल पाएगा। तो इन दोनों के बीच में पढ़ने वाला P1 क्या रहेंगे 45 और 55 का एवरेज, और P2 क्या होगा इन दोनों के इस एरिया में पड़ने वाली बारिश, इस एरिया में पड़ने वाली बारिश होगी 55 और 65 का एवरेज। तो 45 और 55 का एवरेज 50 आ गया, और 55 और 65 का एवरेज आ गया 60। तो यहाँ P1 P2 की जगह मैंने 50 और 60 रखा, फॉर्मूले में रखा 56 वैल्यू आ गई, वेरी इजी। तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 53, ये थोड़ा सा वही लोग कर पाएंगे जिन्हें थोड़ा सा हाइड्रो DRH डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के बारे में थोड़ा गहन जानकारी हो। इफ़ 4 hour यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ आर स्ट्रेचड बाई 4 hours एंड एडेड ग्राफिकली देन रिजल्टिंग हाइड्रोग्राफ विल बी। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। देखो पहले यूनिट हाइड्रोग्राफ की दो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक तो टाइम इनवेरियंस और एक लीनियर रिस्पॉन्स। थोड़ा इसका मतलब समझाता हूँ मैं। टाइम इनवेरियंस का क्या मतलब है, मान लीजिए आपने देहरादून पे 2010 में किसी खास कैचमेंट पे आपने हाइड्रोग्राफ ड्रॉ किया, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ड्रॉ किया, तो उसी कैचमेंट में आप चाहे 2 साल बाद हो या 5 साल बाद हो या 100 साल बाद हो, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का जो शेप होगा वो वैसा ही रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उसमें, ठीक है। ये इसका मतलब होता है कि जितने भी यूनिट हाइड्रोग्राफ होते हैं, चाहे डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ होगी, यूनिट हाइड्रोग्राफ होगी, वो टाइम इनवेरिएंट होता है, वक्त के साथ वो बदलता नहीं है। लीनियर रिस्पॉन्स का मतलब है अगर आप दोनों को जोड़ दो तो क्या है, उनकी बारिश जुड़ जाएगी। माना 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, टाइम होगा तो टाइम भी जुड़ जाएगा, लीनियर रिस्पॉन्स होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो सवाल में हमें क्या दे रखा है, 4 घंटे का यूनिट हाइड्रोग्राफ दे रखा है, और दूसरा उसमें क्या क्या लिखा है, आर स्ट्रेचर्ड बाई 4 hours। स्ट्रेचर्ड का मतलब थोड़ा सा आगे कर दिया, मतलब ये 0 से शुरू हो रहा था, दूसरा हाइड्रोग्राफ आपका 4 घंटे बाद शुरू हुआ, ठीक है, ये 2 दिया है। और उसके बाद क्या बोला है उसने, आर एडेड ग्राफिकली, और फिर से ऐड कर लिया, तो ऐड करने के बाद ये ऐसा बन गया है, ठीक है, इस तरह से। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पे जितनी भी बारिश की मात्रा पड़ रही होगी उसे जोड़ने के बाद हमने एक नया हाइड्रोग्राफ तैयार किया, ठीक है। अब इस हाइड्रोग्राफ में बात करते हैं, तो मैंने अभी कहा कि लीनियर रिस्पॉन्स होता है इसका, ठीक है। तो ये भी 4 यूनिट का था, ये भी 4 यूनिट का था, तो ये कितने का हाइड्रोग्राफ बनेगा, ये 8 घंटे का हाइड्रोग्राफ बनेगा। 4 घंटे और 4 घंटे का DRH को अगर हम जोड़ेंगे तो 8 घंटे का हाइड्रोग्राफ बनेगा। और बारिश कितनी होगी यहाँ पे, रेन, यूनिट हाइड्रोग्राफ की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो 1 सेंटीमीटर होती है बारिश, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर रही होगी, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर रही होगी, दोनों को जोड़ देंगे तो
घंटे में 2 सेंटीमीटर बारिश पड़ेगी। मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख लिया ताकि आप बातों को समझ सको, है ना। तो 8 घंटे में 2 सेंटीमीटर बारिश पड़ेगी, ये इनका रिजल्टेंट होगा। अब देखिए इसमें आंसर कौन सा होना चाहिए, ठीक है। 8 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ विद 2 सेंटीमीटर रन ऑफ, डी वाला आंसर इसका सही होगा। ओके, तो 53 का आपका आंसर हो जाएगा डी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा है। बाकी अगर आप और ढंग से समझ रहे हैं तो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। 54 में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैं भी कुछ कमेंट नहीं करूँगा इसमें, ठीक है। 55 डिकन्स फार्मूला फॉर फ्लड एस्टिमेशन के लिए CA⁴ होता है इसका फॉर्मूला, डी Q = CA⁴, ठीक है। द स्टीम विच डज नॉट हैव एनी बेस फ्लो कंट्रीब्यूशन इफेमरल, ये तो याद ही होगा आपको। 3 तरह की रिवर होती है, पेरेनियल, नॉन पेरेनियल और इफेमरल, ठीक है। बेस द शेप ऑफ रिसेशन लिम्ब ऑफ ए हाइड्रोग्राफ डिपेंड्स, ये पिछली बार या किसी पुराने ए के पेपर में भी उत्तराखंड ए में सवाल पूछा गया, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जे के लिए भी महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है, क्योंकि ये एक बार पहले भी पूछ लिया गया। इसका आंसर होता है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। अब क्यों होता है तो इसके पीछे काफ़ी लंबी थ्योरी है, ठीक है। 58 फ्लो मास कर्व, इस देखो इसने मास कर्व नहीं पूछा है, फ्लो मास कर्व पूछा है। मास कर्व पूछा तो आप सीधे सीधे बोलते टाइम वर्सेस एक्यूमुलेटेड रेनफॉल, मास कर्व हो जाता है, बट ये फ्लो मास कर्व पूछ रहा है, तो थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन आपकी अलग है। थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन होती है कम्युलेटिव डिस्चार्ज वॉल्यूम एंड टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सी इसका आंसर होता है, ठीक है। नोट करने से नया सवाल होगा। यहाँ पे पूछा गया कि शिफ्ट किस में डिपेंड करता है, तो अभी शिफ्ट मैंने ऊपर बताया, तो शिफ्ट की वैल्यू होती है L²/24R, ये शिफ्ट की वैल्यू होती है। तो ये किस पे डिपेंड, L² के प्रोपोर्शनल होगा और 1/R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन सा होगा इसमें, L²/R, बी इसका आंसर होगा, ठीक है। तो L²/24R। नेक्स्ट बढ़ते हैं 60, देखिए। वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इज लार्जेस्ट इन द हाई रेनफॉल, लार्जेस्ट इन कोस्टल एरिया, लार्जेस्ट इन रीजन ऑफ स्कैंटी रेनफॉल। द करेक्ट आंसर इज, क्या होगा इसमें, सोचिए जरा। इसका आंसर ये है 60 का सी। एक्सप्लेनेशन मुझे भी इसका बहुत ज़्यादा नहीं पता है, बट ये सवाल आपको मिल जाएगा, इसका आंसर सी है, ये कन्फर्म है, ठीक है। अब वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इज लार्जेस्ट इन द एरिया ऑफ हाई रेनफॉल। वेरिएबिलिटी का मतलब समझ रहे हैं, बारिश कभी कम पड़ी कभी ज़्यादा पड़ी है, ठीक है, ये मतलब है, ठीक है। तो देख लीजिए आप, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं इसमें, ठीक है। 61 में क्या है, देखो ये फॉर्मूला P = m/n+1 आपने हर जगह पढ़ा होगा। P = क्या होता है, प्रोबेबिलिटी = m/n+1, बट ये प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा है यहाँ पर। इसने क्या पूछा है यहाँ पर, रिटर्न पीरियड पूछा है, ठीक है। द रिटर्न फॉर ए मैग्नीट्यूड ऑफ एम, तो रिटर्न पीरियड क्या होता है, T = होता है 1/P, रिटर्न पीरियड T = होता है 1/P। तो इसे उल्टा कर देंगे तो n+1/m होगा आंसर, ये आएगा इसका आंसर। हो सकता है कुछ लोगों ने गलती से ये वाला मार दिया हो, थोड़ा ध्यान देना चाहिए था आपको। ए लैंड इज नोन एज वाटर लॉग, ये पिछले फर्स्ट पेपर में भी हमने सॉल्व कर चुके हैं इसको, ये इसका आंसर होता है। एक पेपर को, एक क्वेश्चन को रिवाइज किया है। लेंथ एंड विड्थ ऑफ मेंडर आर प्रोपोर्शनल, तो ये √Q आएगा, इसका आंसर आता है 63 का P आएगा। सारे फॉर्मूले में इसमें √Q आता है इस चैप्टर में। 64 फाइंड x cm/h होती है, तो जानते होंगे आप। व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, क्रॉप पीरियड कहते हैं, सीधे सीधे क्रॉप पीरियड की डेफिनेशन पूछ रखी है आपसे। सारे क्वेश्चन वन लाइनर है इसमें। 66 देखिए आप, 66 में पूछा था फर्स्ट वाटरिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप, फसल को बोने से पहले जो वाटरिंग की जाती है उसे पैलो कहते हैं, पैलो इरिगेशन भी बोलते हैं कई बार से। 67 देखिए, इसमें क्या है, ड्यूटी और डेल्टा का सवाल है, मैंने सॉल्व किया है, देखिए। सबसे पहले डेल्टा निकालना है सवाल में, तो वो कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर पानी की ज़रूरत है 40 दिन के लिए, हर 40 दिन में डेल्टा की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, और बेस पीरियड उसने दे रखा है 400 दिन।
तो 40 400 दिन में 40 कितनी बार आ जाएगा, 10 बार आ जाएगा, तो 20 इंटू 10 तो 200 सेंटीमीटर, तो उसका डेल्टा आ जाएगा आंसर। अब इसमें क्या निकालना है आपको, ड्यूटी। देखो ये वाला फॉर्मूला लगाने से पहले डी डेल्टा इजिकल टू 8.64 भी आपको 2-3 चीज़ें मालूम होनी चाहिए, वरना आप गलती करोगे, ठीक है। तो आप ध्यान से समझ लें, बहुत सारी बुकों में ढंग से चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो इस फॉर्मूले में बहुत सारी गलती होने के चांसेस होते हैं। डी डेल्टा इजिकल टू 8.64 भी जब भी आप लगाओगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ किस यूनिट में है। यहाँ पे जो ड्यूटी की वैल्यू दी गई है वो हेक्टेयर पर क्यूमेक में रखनी है आपको, डेल्टा की वैल्यू आपको मीटर में रखनी है, और बी की वैल्यू आपको जो बेस पीरियड है वो डेज में रखना, तब ये फॉर्मूला वैलिड होगा। अदरवाइज पता लगा आपने मीटर की जगह सेंटीमीटर रख दिया, यहाँ पे कुछ और रख दिया, डेज की जगह सेकंड रख दिया, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो डेल्टा मैंने यहाँ से निकाल दिया था, उसके बाद मैं डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे रखूँगा, और तो डी की वैल्यू मेरी सीधे 1728 हेक्टेयर पर क्यूमेक निकल आती है। 1728 हेक्टेयर पर क्यूमेक, 1728 200 और 1728, ये वाला आंसर होगा। 68 देखते हैं, हाउ कैन वी इम्प्रूव द ड्यूटी ऑफ वाटर, ठीक है। इस पर थोड़ा सा मैंने सोचा, लाइनिंग ऑफ कैनाल, और इस पे थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था, ये तो खैर है ही नहीं है, वेयर और डैम से तो कोई मतलब है नहीं ड्यूटी का, ठीक है। लाइनिंग ऑफ कैनाल क्या होता है, लाइनिंग ऑफ कैनाल, कैनाल के जो बेड पर आप कंक्रीट बिछाते हो उसे लाइनिंग कहते हैं। ये इसलिए बिछाई जाती है ताकि पानी अंदर परकुलेट ना हो, ठीक है। बट इसका डायरेक्टली ड्यूटी में कोई संबंध मुझे नहीं नज़र आ रहा था, ठीक है। तो मैं इसके साथ जाऊँगा, ये राइट ऑप्शन हो सकता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम। जब पानी आप खेतों में डालते हैं तो आपने देखा होगा छोटी छोटी क्यारियाँ बना देती है, जिसे आप चेक डैम्स बोलते हैं। उसका सीधा सीधा मतलब है पानी को यूटिलाइज करना, पानी का लॉस ना हो। पानी का लॉस ना होने का मतलब है ड्यूटी आपकी अच्छी खासी मिले, है ना। तो इसका आंसर आपका ये वाला, इसके साथ जाऊँगा हम। हैवी रिटेंटिव सॉइल इज फेवरेबल फॉर विच टाइप ऑफ द क्रॉप। रिटेंटिव सॉइल का मतलब है जो पानी को रिटेन कर सके, ठीक है। तो वो किस तरह की, डेफिनेटली ये सॉइल उस जगह के लिए फेवरेबल होगी, उस फसल के लिए फेवरेबल होगी जहाँ बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी। जहाँ बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं ऐसी सॉइल इस्तेमाल करूँ जो पानी को रिटेन कर सके। तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत आपकी राइस और शुगर केन में होती है, तो डेफिनेटली इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70। सारे क्वेश्चन बहुत ईजी है, कोई बहुत लंबा चौड़ा आपको काम करना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। खरीफ राइस, ये तो सही है, समझ में आ गया। रबी वीट होता है, ये भी राइट होगी। तो कैश क्रॉप भी, जूट भी कैश में आता, और टेबको भी मुझे लग रहा है कैश में आता। तो तीनों तो मुझे सही नजर आ रहा है, ये वाला गलत लग रहा है, तो ये वाला गलत होगा, इनकरेक्ट पूछा, ठीक है। 71 ये 5 इंडेक्स है, मैं कंफ्यूज उसमें, इसका आंसर जो है मुझे सही लग नहीं रहा है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा भी अंडर डिसीजन रखा है। नेक्स्ट, एज पर लोसिस थ्योरम, ये वही वाला सवाल आ गया जो पहले पेपर में आया था। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ पार्टिकल साइज, फर्स्ट पेपर भी मैंने सॉल्व किया है। इससे पहले वाले पेपर भी आप देख लें, जो फर्स्ट पेपर के दोनों पार्ट में सॉल्व कर चुका हूँ विद डिटेल सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार इतना तो बनता ही है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो आप, ठीक है। और दूसरा, आप लाइक जरूर करें, जितना लाइक करेंगे उतना मेरा वीडियो प्रोपोगेट होगा। आप लाइक करना भूल जाते हैं, और बेल आइकन जरूर दबा दें। अगर सब्सक्राइब और लाइक भी कर लिया तो बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है। आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। द टाइम रिक्वायर्ड बाय रेन वाटर टू रीच द आउटलेट ड्रेनेज बेसिन इज कॉल्ड, ठीक है। कहने का मतलब है बारिश पड़ी, आपके घर से नाली से बहता हुआ पानी अगर क्या है आउटलेट ऑफ ड्रेनेज बेसिन में कितना जो टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। ये सवाल आपको बहुत जगह मिल जाएगा, कोई नया सवाल नहीं है। इन अ शूट स्पिल विद द फ्लो इज सुपर क्रिटिकल, गुप्ता में सवाल मिल जाएगा आपको, ठीक है। वाटर शेड कैनाल इज इरीगेट्स ओनली वन साइड, मोस्ट सूटेबल इन हिल एरिया, इसका आंसर ये है। अब वाटर शेड कैनाल का मतलब मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। वाटर शेड कैनाल का मतलब ये, जैसा आपको हिल एरिया ये है, इस तरह से हिल एरिया है, तो जहाँ हिल की ढाल होती है वहीं पे नहर बना दी जाती है। तो अपना भी ग्रेविटी के हिसाब से क्या है पानी, मतलब ये तो मैंने बहुत ज़्यादा ग्रेविटी दिखा दी यहाँ पर, जरूरी नहीं यहाँ तो थोड़ा सही नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ी सी भी ढाल अगर होती है तो वहीं पर आपकी वाटर शेड कैनाल बना दी जाती है। जो रिज लाइन होती है, रिज लाइन का मतलब जिस लाइन के थ्रू पानी बहता उसी लाइन के थ्रू आपकी नहर अलाइन करी जाती है। लाइन नहर कैनाल आपकी अलाइन की जाती है रिज लाइन के अलोंग, ताकि सारी फसलों को इरिगेट करती हुई चले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड द ऑब्लिगिटी ऑफ फ्लो टू द रिवर एक्सिस शुड नॉट बी मोर देन, इसका आंसर 30 होता है, 76 का डी होगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या थोड़ा ही समझिए आप।
माना आपकी इस तरह से रिवर ट्रेनिंग करी है हमने किसी जगह में ऐसे करके, ठीक है, और ये आपका पानी यहाँ से बह रहा है। जनरली पहाड़ों में तो रिवर ट्रेनिंग आपने बहुत कम देखी होगी, लेकिन शहरों में जहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, बड़े बड़े बेसिन होते हैं, वहाँ पर रिवर ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है। वरना क्या होगा, जब फ्लड का टाइम आएगा तो पानी पूरे शहर में आपका आ जाएगा। तो रिवर ट्रेनिंग में यहाँ पे इस तरह से कंक्रीट की आप वॉल भी बना देते हैं कई बार, ठीक है, कई बार आप मिट्टी के कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर भी बना देते हैं, बंड कहते हैं उन्हें, BUND करके, ठीक है। तो ये पानी इस तरह से बनाई जाती है कि पानी एंगल सीधा हो। अगर पानी इस तरह से सीधी लाइन पे नहीं बह रहा है, बल्कि यहाँ से कोई एंगल बनाता हुआ बह रहा है एक्सिस से, रिवर की एक्सिस ये थी आपकी इस तरह से, और पानी इस एंगल पे बह रहा है थीटा में, इससे एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी कहते हैं। तो इस सवाल में ये पूछा जा रहा है कि रिवर का एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कहा जा रहा है कि 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए रिवर का एंगल ऑब्लिक्विटी। अब इसका क्या मतलब होता होगा, इसका जो यूज़ है वो ये है कि जब आप रिवर ट्रेनिंग का काम करो तो इस बात का ध्यान रखो कि नदी के पानी को 30 से ज़्यादा डिग्री के एंगल पे मुड़ना ना पड़े, अदरवाइज स्काउरिंग वगैरह और ये सिल्टिंग वगैरह की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ठीक है। तो आप समझ होंगे सवाल का पूरा मतलब, खाली टिक मारने से मतलब नहीं, आपको समझ में भी आना चाहिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, ठीक है। 77 देखिए आप, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड द रेशियो ऑफ द अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम पार्ट ऑफ गाइड बैंक फॉर डिस्चार्ज 20,000 में शुड बी। भाई इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया है क्या बोलना चाह रहा है, ना ही मुझे इसका आंसर पता है, ठीक है। आप किसी को पता होगा तो मुझे बताना और समझाना भी कमेंट में लिख कर, ठीक है, ओके। बस ये 2-3 सवाल छूटने, बाकी तो मैंने कर ही रखे हैं सब, ठीक है। मिनिमम साइज ऑफ द स्टोर की जगह यहाँ पे स्टोन होना चाहिए था, मुझे जहाँ तक ध्यान है, स्टोर तो कुछ नहीं होते, यहाँ पे स्टोन हुआ है। तो ये सवाल तो आपको मिल जाएगा इरिगेशन इंजीनियरिंग में, कैनाल वाले चैप्टर में, जहाँ लेसिस थ्योरी वगैरह वहीं मिलेगा। तो इसका आंसर 11 RS होता है। काफ़ी थ्योरी है इसमें, ढंग से पूरा ट्रापेजोइडल चैनल सेक्शन बनाया जाता है, कंपोनेंट बनाए जाते हैं फोर्स के, तब ये 11 RS निकल के आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द रेशियो ऑफ एवरेज वैल्यू द शेयर इज प्रोड्यूस्ड एट द बेड बैंक ऑफ द चैनल ड्यू टू द फ्लोइंग वाटर। ये भी आपका बहुत जगह मिल जाएगा आपको सवाल, इसका आंसर ही होता है शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू लेसिस थ्योरी एडीज का जनरेट होती है। एडीज का मतलब पानी की जो गोल गोल जो बौछारें टाइप की होती है, जो उसे एडीज बोलते हैं, ठीक है। तो लेसिस ने अपनी थ्योरी में कुछ कंडीशन रखी है, उसने क्या मान के चला है कि कहाँ कहाँ से निकलेंगे। उसने ये कहा है कि जो मेरी थ्योरी में एडीज मानी है, वो एडीज आपकी साइड से भी निकलेगी और बॉटम से भी निकलेगी चैनल के। तो इसका आंसर बोथ A on B होगा। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑन एट आउटलेट टू द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड चैनल इज। फ्लेक्सिबिलिटी की पूरी परिभाषा लिखी है यहाँ पर, फ्लेक्सिबिलिटी इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू एस्टिमेट द फ्लड डिस्चार्ज बेस्ड ऑन द हाई वाटर मार्क स्लोप एरिया मेथड। ये भी रटा हुआ सवाल है आपका, हर जगह मिलेगा। When the reservoir is full, the maximum compression force in gravity dam is produced at toe। अब देखो से समझ ले इसमें क्या मतलब है इसका। ग्रेविटी डैम आपका ये है, यहाँ पे आपका वाटर है, इसमें देखो कितने फोर्स लगेंगे आपके, एक तो वेट लगेगा नीचे की तरह, और एक आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो पानी इसमें फोर्स देगा वो इधर लग रहा है, और रिजल्टेंट कहीं यहाँ से होकर गुजरेगा। कई बार ये सवाल भी पूछा जाता है कि इस हिस्से में टेंशन ना पड़े तो रिजल्टेंट की यहाँ से डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। तो B/6 आता है इसका आंसर, कि रिजल्टेंट B/6 से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए ये, अदरवाइज यहाँ पर टेंशन पड़ेगा, ठीक है। अब देखो उसमें क्या पूछा है इस सवाल में, व्हेन द रिजर्वर इज फुल, फुल का मतलब यहाँ पे पूरा पानी है, द मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स इन ग्रेविटी डैम इज प्रोड्यूस्ड। भाई जब इस तरह से फोर्स लगेगा एक यहाँ, तो मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स कहाँ लगेगा, इसी हिस्से में तो लगेगा। सोचो आप जरा, एक इधर रिजल्टेंट इधर से जा रहा है, यहाँ तो टेंशन होने की संभावना है, जबकि हम डैम डिज़ाइन ऐसा करते हैं कि टेंशन किसी भी पार्ट में ना हो। बट समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये हिस्सा तो ऊपर उठने की कोशिश करेगा, ये हिस्सा दबने की कोशिश करेगा, तो ये टो होता है, ये हिल होता है, ठीक है। तो टो पे आपका मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, देख के ही पता लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 84, नेग्लेक्टिंग अपलिफ्ट प्रेशर द बेस विड्थ ऑफ एन एलिमेंट्री प्रोफाइल। थोड़ा सा मिटा देते हैं, हाँ, नेग्लेक्टिंग अपलिफ्ट प्रेशर द बेस विड्थ ऑफ एन एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ए ग्रेविटी डैम शैल बी टेकन एज। ये भी रटा हुआ सवाल है, आपको हर बुक में मिलेगा। बेस विड्थ दो कंडीशन के लिए निकाली जाती हैं,
सॉल्व किया मुझे लग रहा। एक तो स्ट्रेस कंडीशन के लिए, नो स्ट्रेस कंडीशन के लिए बेस विड्थ निकलेगी, उसके लिए बेस विड्थ आती है बी इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट जी माइनस, जी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, एच हाइट है एलिमेंट्री प्रोफाइल डैम की, और सी अपलिफ्ट प्रेशर इंटेंसिटी होती है। स्लाइडिंग कंडीशन के लिए यही वैल्यू एच अपॉन म्यू टाइम जी माइनस सी, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सवाल में क्या कहा गया है, इसमें उसने पहले कह दिया कि नेग्लेक्टिंग द अपलिफ्ट प्रेशर, इसका मतलब अपलिफ्ट प्रेशर की कुछ बातें नहीं हो रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जो डैम के फाउंडेशन पे लगता है अपलिफ्ट प्रेशर इसने ऑलरेडी नेग्लेक्ट कर दिया है। इसका मतलब जब अपलिफ्ट प्रेशर है नहीं तो अपलिफ्ट इंटेंसिटी फैक्टर सी भी नहीं होगा, सी तभी काम करेगा जब अपलिफ्ट प्रेशर है, ये भी इंटेंसिटी फैक्टर, तो सी की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच अपॉन, फॉर नो अपलिफ्ट कंडीशन के लिए बी की वैल्यू यहाँ पर एच अपॉन अंडर रूट जी आ जाएगी, और यहाँ पे सी की वैल्यू यहाँ भी 0 रख देंगे, तो एच अपॉन न्यू टाइम इसकी वैल्यू भी यहाँ पे जी आ जाएगी। तो बेस विड्थ स्ट्रेस कंडीशन के हिसाब से ये होना चाहिए और स्लाइडिंग कंडीशन के हिसाब से बेस विड्थ आपकी ये होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ यही पूछा कि बताइए कि बेस विड्थ ऑफ एलिमेंट्री प्रोफाइल कितनी, तो डेफिनेटली ये दो वैल्यू लेंगे यहाँ पर एच अपॉन अंडर रूट जी और एच अपॉन म्यू जी, तो एच अपॉन अंडर रूट जी और एच अपॉन म्यू जी। अब ये पूछेगा इसमें से मैक्सिमम लेना है या मिनिमम लेना, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि बेस विड्थ हम इस तरह से लेंगे कि वो दोनों ही कंडीशन को फुलफिल करे, तो छोटी वाली लेने का तो मतलब ही नहीं, हम तो बड़ा ही बनाएंगे डैम को, छोटा क्यों बनाएंगे भाई, फेल थोड़ी करना है हमने, ठीक है। तो डेफिनेटली हम ग्रेटर ही वाली लेंगे, ठीक है, इट्स कॉमन सेंस। उसके बाद आप देखिए 85, सीपेज थ्रू फाउंडेशन ऑफ अर्दन डैम इज कंट्रोल बाई, देखो सीपेज को रोकने में आपको सारे ऑप्शन सही लग रहे होंगे यहाँ पर, बट अगर आप इस आर्टिकल को ढंग से पढ़ेंगे डैम वाले चैप्टर में तो आपको पता लगेगा कि है तो सारी डिवाइसेस सीपेज को रोकने के लिए, लेकिन अलग अलग जगहों पे दी जाती है। तो थोड़ा सा मैं इसमें हल्का सा आपको बताऊंगा, वरना बहुत टाइम हो जाएगा। ये अर्दन डैम की बात चली, अर्दन डैम कैसा, जो आपने टीरी में देखा होगा, टीरी डैम एक अर्दन डैम का एग्जाम्पल है आपका, ये आपका अर्दन डैम, ठीक है। ये फाउंडेशन है और इसे बोलते हैं एम्बैंकमेंट। तो कुछ ट्रीटमेंट तो हम एम्बैंकमेंट में करते हैं, मतलब एम्बैंकमेंट ये वाला पोर्सन, ये वाले पोर्सन को एम्बैंकमेंट कह रहे हैं, ठीक है। कुछ ट्रीटमेंट जो ट्रीटमेंट यूनिट तो या ट्रीटमेंट तो हम कहाँ पे करते हैं, एम्बैंकमेंट में करते हैं, और कुछ ट्रीटमेंट हम बिल्कुल इसके फाउंडेशन में करते हैं। किस ट्रीटमेंट, कौन सा ट्रीटमेंट, किसकी बात कर रहा हूँ, सीपेज रोकने के लिए, पानी इसके अंदर फाउंडेशन पे ना जाए, इसके लिए हम एम्बैंकमेंट में भी कुछ चीज़ें करते हैं और एम्बैंकमेंट के साथ साथ हम फाउंडेशन में भी कुछ चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे जो रॉक टो है वो भी एम्बैंकमेंट में ही करा जाता है। अभी कैसे करते हैं, इस तरह से यहाँ पर बनता है, रॉक टो से बोलते हैं। रॉक टो भी एक डिवाइस है जिससे एम्बैंकमेंट के अंदर सीपेज ना हो। हॉरिजॉन्टल ब्लैंकेट भी इस तरह से होता है, मतलब ऐसा लंबा सा होता है, ये भी इसी तरह की डिवाइस है ताकि एम्बैंकमेंट में पानी अंदर ना घुसे, सीपेज ना हो, ठीक है। और चिमनी ड्रेन भी लगभग यहीं के आसपास होती है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि किस तरह से बनती है, बट इम्परवियस कट ऑफ होता है वो फाउंडेशन के लिए होता है। तो यहाँ पे सीपेज थ्रो फाउंडेशन पूछा है, सीपेज थ्रो एम्बैंकमेंट नहीं पूछा है। ये मैक्सिमम लोग गलती करते हैं इस तरह के इस क्वेश्चन में, ठीक है। वो ये नहीं पढ़ते कि फाउंडेशन के बारे में एम्बैंकमेंट में क्या डिफरेंस है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि सीपेज थ्रो फाउंडेशन बताइए, तो एम्बैंकमेंट नहीं पूछा है। तो सीपेज थ्रो फाउंडेशन में हम क्या लगाते हैं, इम्परवियस कट ऑफ। इम्परवियस कट ऑफ कुछ नहीं होता, इस तरह से वॉल टाइप की बनाई होती है ताकि यहाँ का पानी यहाँ ना है, यहाँ का पानी यहाँ ना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा इम्परवियस कट ऑफ, ठीक है। 85 के बाद 86 में चलते हैं। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस ड्यू टू टोपोग्राफी द मोस्ट सूटेबल स्पिलवे, ये कहना चाह रहा है अगर किसी की डैम के आसपास अच्छी खासी जगह हमें नहीं मिल पा रही तो हम कौन सा स्पिलवे दें। इसका सीधा सीधा आंसर है वर्टिकल शाफ्ट स्पिलवे, इसका आंसर होता है। बहुत जगह मिलेगा आपको इस सवाल, ठीक है। मैं आपको समझा भी देता हूँ, पहले इसका आंसर लिख लेता हूँ, ये इसका आंसर है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देखना तो टीरी डैम देखिए आप, टीरी डैम में आपने देखा होगा इस तरह से। टीरी डैम में दो तरह के स्पिलवे, एक तो शूट स्पिलवे है और एक आपका यही वाला वर्टिकल शाफ्ट स्पिलवे। तो जब आप पुल से क्रॉस करते हैं टीरी डैम तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा आपको क्या मिला होगा, वेल टाइप का मिला होगा, इस तरह से कुआं टाइप का मिला होगा, व्हाइट कलर में होगा, ठीक है। वो क्या है, वो ही शाफ्ट स्पिलवे है। शाफ्ट स्पिलवे भी बोलते हैं, वर्टिकल शाफ्ट स्पिलवे भी बोलते हैं। मुझे लग रहा है मॉर्निंग ग्लोरी स्पिलवे भी है इसका नाम, 2-3 नाम है इसके, ठीक है। तो शाफ्ट स्पिल का एग्जांपल आपको टीरी डैम में देखने को मिल सकता है। उसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे जो पानी है एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो वो पानी अपना आप ही शाफ्ट स्पिलवे के अंदर घुस जाएगा,
और वो पानी अंदर उसके कोटेश्वर डैम में जाके मिलता है। ओके, अगर आपको और ज़्यादा जानकारी लेनी है इस बारे में, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप ये याद रखें कि शाफ्ट स्पिलवे एक ऐसा स्पिलवे जिसमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें लोकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे आप शूट स्पिलवे बनाएंगे, साइड चैनल स्पिलवे बनाएंगे, तो उसमें काफ़ी जगह बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, लेकिन इसमें कुछ नहीं, कुआं बनाना है और सीधे इस हिसाब से उसकी आपको हाइट तय करनी है कि भाई इससे ज़्यादा पानी आएगा तो उसके अंदर चला जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के जब जगह कम होती है तो हम शाफ्ट स्पिलवे बनाते हैं, ठीक है। समझ गए मुझे लग रहा है आपके अच्छे से, इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो फॉर हाई सोडियम वाटर पूछा। एक टेबल मिलेगी आपको, टेबल में आपको सीधे वैल्यू मिल जाएगी, तो इसका आंसर 87 का सी आएगा आपका, 18 से 26 के बीच में। डेटा वाले क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन होने नहीं चाहिए, कितना याद रख सकते हैं भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पिलवे इज लीस्ट सूटेबल फॉर एन अर्दन डैम। अभी तो उसी पे उसने एक सवाल और बना दिया, जो अभी अर्दन डैम की बात चल रही थी। 4-5 सवाल हो गए अब तक अर्दन डैम। लीस्ट सूटेबल अर्दन डैम मतलब कोशिश हम ये करेंगे कि ये वाला स्पिलवे इसमें हो ही ना, ये पूछना चाह रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर है, देखो मैं आपको एक नॉलेज की बात ही बता दूँ यहाँ पर। अर्दन डैम में जो स्पिलवे इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जो अच्छे माने जाते हैं। शूट स्पिलवे होता है, साइड चैनल स्पिलवे होता है, और वर्टिकल शाफ्ट स्पिलवे तो आप कहीं भी दे सकते हो, ठीक है। अब रही कंक्रीट ग्रेविटी डैम में, कंक्रीट ग्रेविटी डैम में एक तो ओजी स्पिलवे चलता है, ठीक है, और एक चलता है ओवरफ्लो, सॉरी ओजी स्पिलवे को ओवरफ्लो स्पिलवे कहते हैं, ओवरफॉल स्पिलवे भी चलता है, ठीक है। तो लीस्ट ओजी स्पिलवे, ओवरफ्लो स्पिलवे जनरली ये कंक्रीट ग्रेविटी डैम के लिए ही बनाए जाते हैं। तो लीस्ट सूटेबल फॉर अर्दन डैम का आंसर ओजी स्पिलवे ही आपका होगा, क्योंकि ओजी स्पिलवे कभी आपने देखा ही नहीं होगा। अर्दन डैम अगर आपने कभी भी देखा तो ओजी स्पिलवे आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा, या तो साइड चैनल मिलेगा आपको या आपको शूट स्पिलवे मिलेगा, और जो शाफ्ट स्पिलवे ये आपको कहीं भी देखने को मिल सकता है। तो इसका आंसर ओगी स्पिलवे होगा, ठीक है। 89 देखिए क्या है, टोर्टोसिटी ऑफ ए मेंडिक रिवर इज ऑलवेज। देखो टोर्टोसिटी का मतलब क्या है, ये नदी है, और मेंडिक रिवर का मतलब क्या है, पानी सीधा नहीं जा रहा है बल्कि इस तरह से घूमते हुए जा रहा है, ठीक है। तो टोर्टोसिटी का मतलब होता है किसी एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन के बीच की ये मेंड्रिक लेंथ, इस तरह से ये वाली लेंथ और ये सीधी वाली लेंथ का रेशियो को क्या बोलते हैं, टोर्टोसिटी बोलते हैं। तो डेफिनेटली ये लेंथ तो बड़ी होगी, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ग्रेटर देन 1 ही आएगा। तो इसका मतलब टोर्टोसिटी मेंडिक रिवर की हमेशा 1 से बड़ी ही होगी, तो ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मिटा देते हैं। द टू-पिट फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन, ठीक है। इतना मुझे पता है कि 2 वेल्स के बीच में कुछ कैलकुलेशन की जाती है तब इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये सवाल आपको ज़्यादा कहीं मिलेगा नहीं। इसका आंसर है ये वाला होना चाहिए, 2 ऑब्जर्वेशन वेल। 90% इसकी वैल्यू ही है, बाकी अगर कुछ बहुत घुमा रखा तो हो सकता है कुछ और हो, बट 2 वेल पे लगती है इसकी इक्वेशन, इतना मुझे ध्यान है। बाकी देख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है आपको, इन अ फील्ड एरिया फॉर खरीफ क्रॉप इज इतनी और रवि क्रॉप इज इतनी, फाइंड आउट द क्रॉप रेशो। क्रॉप रेशो आपने पढ़ा होगा, दोनों ही चीज़ों को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। मतलब खरीफ में जितनी भी फसल पैदा हुई है उसका एरिया डिवाइडेड बाई रवि में जितनी फसल पैदा हुई है उसका एरिया को हम बोलते हैं क्रॉप रेशो। बट यहाँ पे एक समस्या आपके साथ ये आएगी कि न्यूमरेटर में कौन होगा और डेनोमिनेटर में कौन होगा। मतलब ऊपर ये रखेंगे या ये वाले रखेंगे, तो इसका आंसर है रबी। रबी न्यूमरेटर में आएगा और डिवाइडेड बाई खरीफ नीचे आएगा, ठीक है। तो 96/56 इसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 12/7 आ रहा है, ठीक है। 8 से काट दीजिए ऊपर, 96/56 इज इक्वल टू 12/7। तो 91 का आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 92, सीपेज फेलियर ऑफ अर्थ फिल डैम इज ड्यू टू। अर्दन डैम जितने भी फेल हुए हैं वो इरोजन से ज़्यादा हुए हैं, ओवर टोपिंग से भी कुछ हुए हैं जो हिस्ट्री है, लेकिन ज़्यादातर जो किताबों में लिखा वो इरोजन लिखा गया है, इरोजन से ज़्यादा फेल होते हैं। तो इरोजन भी एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा ये सही नहीं लग रहा है। ये बेस्ट ऑप्शन मुझे वेव इरोजन भी हो सकता है,
थोड़ा सा यहाँ पे टो इरोजन में मुझे कंफ्यूज हो रहा है, अभी तक तो मुझे कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन अब मैं थोड़ा यहाँ वेव देख रहा हूँ तो मुझे वेव से थोड़ी दिक्कत हो रही है कि वेव इरोजन क्या डैम को फेल कर पाएगी, सीपेज फेलियर कर पाएगी। सीपेज फेलियर ओवर द फिल इज डैम इज ड्यू टू वेव इरोजन और टो इरोजन। देख लीजिए इन दोनों में इसका आंसर होना चाहिए, कंफर्म नहीं कह सकता मैं, ठीक है। 93 देखते हैं। वेटेड पैरामीटर ऑफ ए रेजिम चैनल फॉर डिस्चार्ज 64 क्यूबिक एज पर लेसिस थ्योरम। एज पर लेसिस थ्योरम वेटेड पैरामीटर क्या होता है, पी इजिकल टू होता है आपका 4 पॉइंट, लेसिस के सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए आप, लेसिस थ्योरी के बहुत आते हैं, 4.7 अंडर रूट क्यू। इसे आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो अंडर रूट 64 का 8 आ रहा है, 4.75 इंटू 8। मैं अभी कैलकुलेट कर लेता हूँ सर। $38 इसका आंसर आ रहा है, तो ये वाला आंसर इसका होगा, ठीक है। 93 के बाद 94 देखते हैं। इन द मूविंग बोट मेथड ऑफ स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट फॉलोइंग मेजरमेंट आर रिक्वायर्ड। क्या क्या करते हैं आप, मूविंग बोट मेथड स्ट्रीम वेलोसिटी नापने का डिस्चार्ज नापने का एक मेथड है, वेलोसिटी नापते फिर एरिया से मल्टीप्लाई करके डिस्चार्ज निकाल देते हैं। तो उसमें ये पूछ रहा है कि उसमें क्या क्या चीज़ें आप मेज़र करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए आप, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ करंट मीटर, ये तो आप करते ही करते हैं, ओके। स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट हम क्यों करेंगे, इसमें कुछ वेक्टर एडिशन करते हैं, मुझे इतना ध्यान है। हाइड्रोलॉजी की बुक में अगर आपने सुब्रमण्य वाली किताब देखी होगी तो उसमें वो दोनों वेक्टर एनालिसिस करता है। तो एक वेक्टर तो वो करंट मीटर का लेता है जो वेलोसिटी है, ठीक है, और एक वेलोसिटी मतलब जो स्ट्रीम की वेलोसिटी, और एक वो स्पीड ऑफ बोट का वेक्टर भी लेता है। तो इन दोनों चीज़ों को काउंट में लेता है वो, ठीक है। डेप्थ एंड टाइम का तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो सीधे सीधे यहाँ पर पहला और दूसरा ऑप्शन सही होगा, यानी कि ए, ठीक है। तो 94 का आपका ए आ जाएगा। 95 देखते हैं। नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया कॉज फॉलोइंग वाटर बॉर्न डिजीज। देखो एक तो वाटर बॉर्न डिजीज बोल दिया है, ऊपर से नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, तो मुझे लग रहा है ये दोनों चीज़ें आपस में कॉन्ट्रडिक्टिंग हो रही है। वाटर बॉर्न डिजीज जनरली पैथोजेनिक बैक्टीरिया से होनी चाहिए, एक चीज़ तो ये आ रही है, ठीक है। नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया कॉज फॉलोइंग वाटर बॉर्न डिजीज, कॉलेरा या टाइफाइड या इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस का बैक्टीरिया नहीं होता, हेपेटाइटिस का वायरस होता है। हेपेटाइटिस A B C D 4-5 वायरस होते हैं। तो ये ऑप्शन तो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया कॉज द फॉलोइंग वाटर बॉर्न डिजीज, तो ये तो होगा नहीं इसका, क्योंकि ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी नहीं है। ये तो टाइफाइड हो सकता है, कॉलेरा होगा। कॉलेरा भी मुझे लग रहा, टाइफाइड का मुझे पता नहीं, बट कॉलेरा तो पानी से होता है, और टाइफाइड पे थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रही है। नॉन ऑफ दीज हो सकता है इसका आंसर, क्योंकि 2-3 वजह हैं इसकी। हेपेटाइटिस तो पहले हट गया है, टाइफाइड और कॉलेरा आपकी वाटर बॉर्न डिजीज़ है, लेकिन ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया से होती हैं, है ना। तो ये भी दिक्कत हो रही है। तो मेरे हिसाब से अगर ढंग से देखा जाए तो नॉन ऑफ दीज इसका आंसर होना चाहिए। बाकी आप अपनी ओपिनियन भी रख सकते हैं। मैं तो बोलूँ ब्लू बीबी डिजीज जनरली नाइट्रेट्स होती है, ठीक है। द सॉलिड वेस्ट दैट सेटल्स एट बॉटम ऑफ टैंक उसे स्लज कहते हैं। 98 इफ द चूजन डायमीटर ऑफ ए पाइप इज लेस देन द इकोनॉमिकल डायमीटर देन कॉस्ट ऑफ द पाइप विल बी लेस, ठीक है। अगर डाया कम कर देंगे तो कॉस्ट विल बी लेस, ये तो होगा ही होगा, ठीक है। हेड लॉस विल बी लेस, देखो हेड लॉस क्या होता है, FL/D/V²/2G, इससे आप देख सकते हैं। अगर आप डाया कम करेंगे तो हेड लॉस हाई हो जाएगा, तो ये भी सही है। कॉस्ट ऑफ पंपिंग विल बी मोर देन सेविंग, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। जब 2 आंसर सही आ जाएंगे तो तीसरे में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो उसका आंसर डी आ जाएगा, ठीक है। 99 कौन सा पाइप इज थ्रू विच लिक्विड वेस्ट कैरिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा फ्लोस। अब जैसे ह्यूमन एक्सक्रीटा फ्लोस की आप बात करेंगे तो आप 4 ऑप्शन जैसे ही पढ़ेंगे तो सॉइल पाइप को तो वैसे ही हटा देंगे। आप सोचेंगे सॉइल से कोई मतलब नहीं, आप वेस्ट पाइप को चूज़ करेंगे, बट इसका आंसर सॉइल पाइप ही आता है, ये ध्यान रखें आप। कुछ सवाल ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें आप गैस नहीं कर सकते, या इस तरह से बनाए जाते हैं जिसे आप गलत करें, अगर आपको पता नहीं है, तो इसका आंसर सॉइल पाइप होता है, ठीक है।
इसमें इन दोनों में से एक आंसर है, विच इज़ द पाइप एक्सटेंड वाटर फ्रॉम द स्टॉप कॉक टू एंट्रेंस ऑफ द स्टोरेज टैंक। ठीक है, या तो डिस्ट्रीब्यूटरी पाइप इसका आंसर है या इसका सप्लाई पाइप इसका आंसर है। मुझे लग रहा सप्लाई पाइप इसका आंसर ज़्यादा सही है, डिस्ट्रीब्यूटरी पाइप मुझे कम है, तो ये इसका आंसर हो सकता है। तो 100 सवाल का मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया है, एक्सप्लेन भी कर दिया है, और जो बड़े सवाल हैं उनको मैंने जो है हैंड रिटन भी कर दिया है। तो मुझे लग रहा है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। मैंने कोई भी काम आधा अधूरा नहीं किया है कि मतलब, या ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया है आपका, फटाफट 100 सवालों का सॉल्यूशन आपको बताया। आप इन सवालों को नोट भी करिए और इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें मैंने बताई वो भी अपने नोट्स में आप लिखें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में भी आप अच्छी सफलता आपको मिल सके। तो बस आपसे फिर यही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपने फ्रेंड्स सर्किल में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा तो बेल आइकन ज़रूर दबा दें। आने वाले टाइम पे मैं ऐसे बहुत सारे पेपर सॉल्व करने वाला हूँ। लोग जितने भी लोक सेवा आयोग आसपास हैं हमारे, जितने भी पेपर मुझे मिल पाएंगे मैं और भी पेपर सॉल्व करके आपको बताऊँगा, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस भी हो सके। और इसका जो बाकी पार्ट है 100 तो मैंने सॉल्व कर दिए, बाकी 70 से जो सवाल बचे हैं वो भी मैं जल्दी आपको वीडियो बना के आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, तो बने रहिए, देखते रहिए चैनल को। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। लाइक ज़रूर करें वीडियो को आप। थैंक यू वेरी मच।